Okay, good afternoon, everyone. I know you guys are doing absolutely fine. Without wasting our time, let's start with our discussion. In this session, we'll try to cover SA 560. This session is common for both intermediate students as well as final audit students. 560 एक ऐसा ऐसे है जो उतना ही डिटेल में इंटर में दिया है, एग्जैक्टली वही चीज को सीए फाइनल में भी रेफर करने के लिए दिया है. तो इफ यू आर अ सीए फाइनल स्टूडेंट गाइस, इवन यू कैन रेफर दिस लेक्चर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम गोइंग टू रेफर द बुक ऑफ इंटरमीडिएट, बट एट द सेम टाइम आई विल गो टू कंसाइज बुक ऑफ फाइनल आल्सो, एंड आई विल कोरिलेट कि ओवरऑल सारा कंटेंट सेम है. एंड लास्ट में कुछ फाइनल स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. बाकी पूरा जो ऐसे बेस्ड डिस्कशन है दोनों के लिए कॉमन रहेगा. रादर इंटरमीडिएट में ज्यादा डिटेल में दिया है, दैट विल आल्सो हेल्प यू टू एड्रेस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एट अ फाइनल लेवल एंड यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज. सो without wasting our time, let's get started. SA 560 talks about a word called as subsequent event. सबसे पहले subsequent event क्या है फटाफट से रिवाइज करते हैं and then we'll go to what does 560 says. देखो इन्होंने बोला है सिंपल शब्दों में कुछ इवेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद होते हैं. तो कैन आई से इफ वी यूज द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, लेट्स कॉल दिस एज 31st मार्च. 31st मार्च के बाद में जो इवेंट होते हैं उनको हम थियोरेटिकली सब्सिक्वेंट इवेंट बोल सकते हैं. बट सर इसमें भी ना कैटेगरीज होती है. पहला इवेंट कब हो रहा है ऐसा बोल सकते हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद बट ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले. मतलब कैन आई से it is taking place between the financial statement date and the audit report date. Let's say financial statement का हमारा डेट 31st मार्च का है, ऑडिट रिपोर्ट हमने let's say साइन किया है on 11th of June. तो can I say all the events that are taking place between these two dates, they are theoretically called as category 1 subsequent event. मतलब सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद बट ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले हो रहे हैं. दिस कैन बी वन कैटेगरी ऑफ इवेंट. हमारे पास ऑडिट में जब डिस्कशन होगा इवेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा. द फर्स्ट इवेंट इज बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट एंड द ऑडिट रिपोर्ट डेट. मतलब 31st मार्च के बाद बट ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले जो इवेंट्स होते हैं ये हमारे लिए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट्स बन जाएंगे. सेकंड कैटेगरी ऑफ इवेंट वो होते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में हो रहे हैं. तो सर वो हम बोलेंगे फैक्ट्स जो ऑडिटर को पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. इसमें भी दो ऑप्शन हो सकता है. वो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में तो है बट अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं हुआ है, यूजर्स को इश्यू नहीं हुआ है. वो हमारे लिए बन सकता है सेकंड कैटेगरी ऑफ इवेंट. और सबसे लास्ट कैटेगरी होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इश्यू कर दिया है, उसके बाद में अगर हमें कोई इवेंट्स पता चले वो हमारे लिए थर्ड कैटेगरी. तो ये डिस्कशन करने से पहले एएस क्या बोलता है, इंड एएस क्या बोलता है, वो 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं. इंटरमीडिएट लेवल पे एएस इंड एएस बेस्ड क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं. एट अ फाइनल लेवल वो एप्लीकेशन आएगा बट मेजर क्वेश्चन जो है वो 560 के ऊपर ही रहेगा. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है अगर कोई इवेंट 31st मार्च के बाद में हो रहा है, कब हो रहा है 31st मार्च के बाद में, तो ये इवेंट ना दो टाइप के हो सकते हैं. एएस बोलता है या तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या क्या होगा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट. तो हमने क्या किया था इंटरमीडिएट की बुक के अंदर प्रॉपरली इवेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. देखो सर क्या बोलता है एफआरएफ के हिसाब से, मतलब एज पर एएस और इंड एएस दो टाइप के इवेंट होते हैं एएस इंड एएस के हिसाब से. पहला इवेंट जो हम बोल रहे हैं जिसका एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट करता है एज एट एफएस डेट, ऊपर लिख दीजिए दिस इज योर एडजस्टिंग इवेंट. दिस इज योर एडजस्टिंग इवेंट. मतलब सर जो इवेंट हो 31st मार्च के बाद रहा है बट इस इवेंट के होने की कंडीशन 31st मार्च को एग्जिस्ट करती थी. सिंपल सा एग्जांपल है, दो क्लासिक एग्जांपल्स है जो इंटरमीडिएट में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. सुनिए. As on 31st March, मान लीजिए there is a pending litigation. There is a pending litigation between the company and a third party. ये केस आउटस्टैंडिंग है as on 31st March. मान लीजिए 31st मार्च के बाद में अप्रैल में, मई में या जून में ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले इसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है. क्या हो जाता है इसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. तो सेटलमेंट कब हुआ है 31st मार्च के बाद. तो कह रहा है इसे ये इवेंट कब हुआ है 31st मार्च के बाद. तो थियोरेटिकली क्या कहलाएगा सब्सिक्वेंट इवेंट. बट यह केस
केस आउटस्टैंडिंग था एज ऑन 31 मार्च, मतलब इसकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी। ये कोई सरप्राइज इवेंट नहीं है। इट इज नॉट लाइक अ फायर दैट हैज ऑकर्ड आफ्टर 31 मार्च जिसके बारे में आपको नहीं पता था। ये एक पेंडिंग लिटिगेशन था जिसके बारे में आपको पहले से क्लैरिटी था एज ऑन 31 मार्च, बट पेंडिंग लिटिगेशन था, इसका आउटकम नहीं आया था, इसका कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हुआ था। ये सेटलमेंट वगैरह कब हुआ है? 31 मार्च के बाद में ही हुआ है। बट कहना इसे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एज ऑन 31 मार्च। थियोरेटिकली ऐसे इवेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं क्योंकि इनकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती है एज एट द डेट ऑफ एफएस। 31 मार्च को इस इवेंट के बारे में आपको पता था। ये आपके लिए सरप्राइज चीज नहीं है। अप्रैल मई के अंदर ऐसे इवेंट्स को नॉर्मली एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं, मतलब इनका इंपैक्ट एफएस में आना चाहिए। इनके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री, रेलेवेंट डिस्क्लोजर, दोनों चीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एफएस में आना चाहिए। देखो एक एग्जांपल पढ़िए सर, there is a settlement of a legal claim outside the court at a reduced amount। कब हो रहा है सर ये? Between the date of FS and the date of audit report। मतलब सर 31 मार्च को एक लीगल केस आउटस्टैंडिंग था, मान लीजिए आपने उसमें कितने का प्रोविजन बनाया था? 10 CR का प्रोविजन बना दिया था बिकॉज आपको लग रहा था केस आउटस्टैंडिंग है, हमारे फेवर में नहीं आएगा। मान लो बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है 8 करोड़ के अंदर। कितने में सेटलमेंट हो गया? 8 CR के अंदर। कहना है आपका प्रोविजन कितना बनाया हुआ है? 10 CR का। सेटलमेंट कितने हुआ है? 8 के अंदर। कहना इसे सेटलमेंट 8 में हो गया, मतलब कंफर्म प्रोविजन अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा का है। कहना इसे प्रोविजन के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। दैट अमाउंट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 करोड़ टू 8 करोड़ बिकॉज द इवेंट हैज टेकन प्लेस आफ्टर 31 मार्च। तो लीगल क्लेम था वो सेटल हो गया है एट अ रिड्यूस्ड अमाउंट। या सिमिलरली ऑपोजिट हो सकता है, आपने प्रोविजन 10 का बनाया, सेटलमेंट 12 करोड़ के अंदर हुआ। कहना इसे एडिशनल प्रोविजन बनाना पड़ सकता है 2 करोड़ का। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ये केस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को था, ये इवेंट 31 मार्च के बाद हो रहा है। ऐसे इवेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं जिसके लिए प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ था। अब इस प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो प्रोविजन को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। एज इट इज 10 करोड़ का प्रोविजन कैरी नहीं होगा, ईदर इट विल बी रिड्यूस टू 8 और इट विल बी इंक्रीज टू 12 डिपेंडिंग अपॉन जैसा भी आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है। ये इवेंट का क्लासिक एग्जांपल ये है कि जहां पर आपको 31 मार्च को कंडीशंस पता थी बट एक्चुअल इवेंट कब हुआ है? 31 मार्च के बाद। ऐसा ही एक केस और दिया हुआ है। लेट्स से 31 मार्च को आपका एक डेटर से पैसा रिसीवेबल बनता है। क्या बनता है? एक पैसा रिसीवेबल। लेट्स से रिसीवेबल वाज 20 करोड़ रुपीस। नाउ 31 मार्च के बाद में उस डेटर ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइलिंग कर दिया, बट आपको हिंट था दैट वो डेटर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, शायद पैसा रिकवर नहीं होगा। देयर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेजर डेटर। कब हुआ ये? बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड सर आपके इसके बारे में क्लैरिटी था एज ऑन 31 मार्च कि ये डिफॉल्ट हो सकता है। एक्चुअल इवेंट कब हुआ है? 31 मार्च के बाद में। इतना ही मैं आपको बता सकता हूं, बाकी आप एएस के साथ में रिवाइज कीजिएगा। बेसिकली ये आपके एडजस्टिंग कैटेगरी के इवेंट्स है जिनकी कंडीशन एज ऑन 31 मार्च एग्जिस्ट करती है। इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जांपल्स क्रिटिकल है, 99% चांस है वो ऐसे एग्जांपल्स उठा के क्वेश्चन में देगा, आपको बताना होगा एज पर एएस और इंड एएस ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट लेवल पे एएस बेस्ड क्वेश्चन होगा, फाइनल पे इंडेस बेस्ड क्वेश्चन होगा बिकॉज इंटर में इंडेस का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आपके सिलेबस में नहीं है। क्या आपको दो टाइप, जो फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट है समझ में आया है क्या? इस इवेंट में आपको वाकई में एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट। दूसरा इवेंट क्या बोलता है? सर ऐसा इवेंट जिसकी कंडीशन हमें पता चली है, ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। दोज इवेंट ऑफ एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द डेट ऑफ एफएस, मतलब इसकी कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी एज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। इस इवेंट के बारे में हमें हिंट था 31 मार्च को ऐसा हो सकता है, और ये वो इवेंट है जिनके बारे में कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये नया एविडेंस कब पता चला? 31 मार्च के बाद में। क्लासिक एग्जांपल इसका मुझे पूछेंगे, नंबर सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटैंशियल इन्वेंटरी ड्यू टू अ फायर और एनी नेचुरल कैलामिटी। ये कब हो रहा होगा? 31 मार्च के बाद में हो रहा है। आपको इसके बारे में 31 मार्च को बिल्कुल पता नहीं था। इसका नॉर्मली एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होता है, सिर्फ इनके रिगार्डिंग रिलेवेंट डिस्क्लोजर्स आ सकते हैं, वो भी बोर्ड्स रिपोर्ट में रिलेवेंट डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। इवन नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, बट यहां पे एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एडजस्टिंग इवेंट में। एंड जो दूसरा इवेंट है वो क्या कहलाता है?
नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या कहलाता है वो दूसरा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये दो टाइप के इवेंट एज पर एएस इंड एस होते हैं। इसमें एक एग्जांपल और है, प्लान्ड मर्जर ऑफ अ कंपनी। ये एएस ने खुद ने बोला है कि बॉस अगर आप एक मर्जर प्लान कर रहे हो, इसके केस में एक एक्सेप्शन है कि अगर पता भी है ना कि मर्जर के बारे में सोचा जा रहा है एज ऑन 31 मार्च, पर मर्जर एक्चुअली में हुआ नहीं है, जब तक एक्चुअल मर्जर नहीं होता है इसके बारे में एडजस्टमेंट्स नहीं होगा। मतलब अगर मर्जर प्लान्ड है 31 मार्च के बाद में हो रहा है, फिर भी इस इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाता है। ऐसा ही एक प्रपोज्ड डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट भी है कि अगर प्रपोज्ड डिविडेंड प्रपोज किया गया 31 मार्च के बाद में, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं की जाती है, सिर्फ डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। इस तरीके के बाइफर्केशन आपको पता होने चाहिए। इन 10 मिनट्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू नॉर्मली एएस के हिसाब से एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एग्जांपल स्ट्रिक्टली पता होने चाहिए, कौन से एग्जांपल्स एग्जिस्टिंग कैटेगरी में है एडजस्टिंग इवेंट में, और कौन से नॉन एडजस्टिंग इवेंट कैटेगरी में। यू शुड नो देम वेरी केयरफुली। इंटरमीडिएट लेवल पे एमसीक्यू में या इवन फॉर अ 4 मार्क एक एग्जांपल यहां से पिक करेंगे, एक एग्जांपल यहां से पिक करेंगे, आपको एएस के हिसाब से दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको एएस का दे दिया। कैन आई गो टू द ऐसे वाला पार्ट नाउ? एएस इंड एएस में बेसिक डिफरेंस इतना मेजर नहीं है, एप्लीकेशन वाइज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर बात करते हैं, तो एट अ फाइनल लेवल ऑल्सो आपको कुछ कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। अभी सीधा डिस्कशन जाएंगे। एज पर ऐसे हमें क्या करना है, सुनिएगा मेरा बात। एज पर एसए हम सब्सिक्वेंट इवेंट को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3। बोलने के लिए 2 ही बोल सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो ओवरऑल पार्ट्स है वो कितने होंगे? 3 पार्ट्स होंगे। एक्सप्लेन करूंगा। ये तो एएस इंड एस वाला पार्ट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू द एसे साइड। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। बोथ इंटर फाइनल के लिए अच्छा एसे है, काफी क्रिटिकल एसे है। आई वुड वांट टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल इन द रिवीजन सेशन ऑल्सो। पूरा सुनने का ट्राई कीजिएगा। क्या रेलेवेंट पार्ट एग्जाम के लिए आपको अगली बार खुद से ज्यादा पढ़ना है, मैं आपको पूरा मार्किंग करा के पहले भी दिया, वापस से दे दूंगा। यू रेफर दैट, आई विल शो यू क्वेश्चंस ऑल्सो, यू विल बी सॉर्टेड। 3 इवेंट है। पहला इवेंट क्या बोलता है सर? फर्स्ट इवेंट वो है जो बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट डेट के बीच में हो रहा है। इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कहना इसे ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है ना, इस बॉक्स वाले इवेंट, मतलब सर ये 31 मार्च के बाद में, देखो 31 मार्च के पहले होता ना तो सब्सिक्वेंट वर्ड का लॉजिक ही नहीं आएगा, क्योंकि ये इवेंट होना कब चाहिए? 31 मार्च के बाद। मतलब सर ये 1 अप्रैल से लेकर के ऑडिट रिपोर्ट डेट तक कभी भी हो सकता है। दैट्स व्हाई दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अगर मैं बोलता हूं 31 मार्च इज ईयर एंडिंग डेट, ऑडिट रिपोर्ट डेट इज माई 11th जून, इतना दिमाग लगाना। ऑडिट रिपोर्ट कब साइन कर रहा हूं? 11 जून को। तो 31 मार्च के बाद से लेके 11th जून तक जो भी इवेंट होते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के इवेंट कहलाते हैं, जहां पर हम बोलेंगे दीज आर इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। रीड द नेम वंस अगेन। फर्स्ट इवेंट को क्या बोल रहे हैं सर? इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कैन आई से ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट का नाम समझ में आया क्या? पहले नाम समझ में आना चाहिए, फिर प्रोसीजर क्या लगाना है, हर एक चीज बताया जाएगा। इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इवेंट क्लियर टू यू? फर्स्ट इवेंट का नाम वापस से खुद से पढ़िए। रीड दिस नेम, इवेंट्स दैट आर ऑकरिंग कब सर? बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट इवेंट हुआ, यहां पर नहीं आएगा। 31 मार्च के पहले इवेंट हो गया, वो सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है, वो यहां कवर नहीं होगा। मतलब इसमें कौन से इवेंट्स कवर्ड है? 31 मार्च के बाद बट ऑडिट रिपोर्ट डेट तक। आई रिपीट, ऑडिट रिपोर्ट डेट तक, वहां तक के सारे इवेंट कहां आ जाएंगे? फर्स्ट कैटेगरी में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरमीडिएट लेवल पे ये बहुत क्रिटिकल है। इवन एट अ फाइनल लेवल इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी दोनों इवेंट पे जाने से पहले इसी को पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे मुझे क्या पूछा जा सकता है? यहां पे ऐसे आपसे पूछेगा ये वो कैटेगरी ऑफ इवेंट है, क्वेश्चन में कहानी रहेगी, इवेंट का कैटेगरी ढूंढना पड़ेगा। हां सर ये कब हो रहा है? ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले पर 31 मार्च, मतलब इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये ढूंढने के बाद ऐसे आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे? आई रिपीट, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे जिससे आपको ये सारे इवेंट्स मिल जाएं या इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग आ जाए? इसके लिए ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर लगाना चाहिए? दिस इज द ओनली क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 7.13, you will see a heading called as audit procedures relating to which events?
इवेंट्स दैट आर ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट है? एग्जैक्टली सेम चीज फाइनल की बुक में चल रहा है। फाइनल स्टूडेंट्स, आपको भी कंसर्न होने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है, चैप्टर 6 वाले जो एसेज है 560, 570, 580, ये डिटेल में इंटरमीडिएट में ही डिस्कस्ड है। फाइनल में बेसिक समरी दिया हुआ है। वही तीनों कैटेगरी है। हम फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं और उसमें डिस्कस भी करेंगे फर्स्ट कैटेगरी के इवेंट के प्रोसीजर्स को। यहां थोड़ा शॉर्टकट लगाया हुआ है, डिटेल में इंटर में लिखा हुआ है, मैं वही रेफर कर रहा हूं। बाद में जब आप ये रेफर करेंगे आपको एक के मिनट में इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। डू नॉट बी स्कैर्ड एट ऑल, इट्स सेम। सिर्फ बुक का पेज नंबर और कलर्स में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट के बारे में क्या करना चाहिए? एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? ऑडिटर, आप ऐसे प्रोसीजर्स को डिजाइन करना और इंप्लीमेंट करना जिससे कि आपको ये सारे इवेंट्स मिल जाने चाहिए। मतलब सर ऐसे प्रोसीजर्स बनाना जिससे कि मैं सारे के सारे इवेंट्स को ढूंढ पाऊं। क्या ना, इसे ये तो इंस्ट्रक्शन है। ये तो क्या है? इंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर सीधा लिखा है थर्ड पॉइंट के अंदर। नंबर 1 में देखो क्या बोलता है, पढ़ना मेरे साथ में। ऑडिटर को ऐसे प्रोसीजर्स लगाने चाहिए जिससे कि सारे के सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई हो जाए। कौन से वाले इवेंट्स है सर? एक बार चेक करना जरा। ऑल इवेंट्स दैट आर ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिनके लिए या तो क्या करना पड़ सकता है, फर्स्ट कैटेगरी वाला इवेंट हुआ तो एडजस्टमेंट्स देना पड़ सकता है, सेकंड कैटेगरी वाला हुआ तो डिस्क्लोजर्स देना पड़ सकता है। मतलब सर सिंपल शब्दों में ऐसे प्रोसीजर लगाना जिससे आप फर्स्ट कैटेगरी वाले इवेंट्स को क्या कर पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ। ये प्रोसीजर नहीं है, ये तो एक इंस्ट्रक्शन है कि बॉस आपको ऐसे प्रोसेस ढूंढ करके डिजाइन करके अप्लाई करने पड़ेंगे जिससे कि मैं सारे इवेंट्स को क्या कर पाऊं, आइडेंटिफाई कर पाऊं। इंटर में अनफॉर्चुनेटली सेंटेंस लिखना पड़ेगा। फाइनल में फर्स्ट सेंटेंस नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। फाइनल का फोकस प्योरली पॉइंट नंबर 3 पे रहेगा जो क्रक्स है। इंटर में क्या होता है ना, क्वेश्चन का पूरा स्कोप ही 560 है। फाइनल में क्या होगा, 560 के ऊपर 3 मार्क रहेगा और दूसरा ऐसे और रहेगा एक ही क्वेश्चन में जिसके अंदर और 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आता है, यहीं पर सडनली वो 706 में चले जाएंगे ईओएम ओएम के अंदर। इंटर वाले स्टूडेंट्स अगर आप बहुत एक्साइटेड हो तो लास्ट के अंदर 1-2 क्वेश्चन सुनना, आपको समझ में आ जाएगा हाउ अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। बट एट अ फाइनल लेवल ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आने की वजह से जनरल चीजें नहीं लिखेंगे चल जाता है, बट इंटर में हमें पूरे सेंटेंसेस जो है रेलेवेंट है। तो इंटर वाले बच्चों फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, ऐसे प्रोसीजर्स को डिजाइन करना है जिससे कि हमें फर्स्ट कैटेगरी वाले सारे इवेंट्स क्या हो जाए, मिल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए। कैन आई से आइडेंटिफाई कर लेना इज अ कीवर्ड इन माय फर्स्ट सेंटेंस। आप सेंटेंस में वाकई कुछ भी लिखो, सीधी सी बात है, ऐसे प्रोसीजर्स लगाना जिससे कि मुझे सारे इवेंट्स, आप डायरेक्टली इवेंट्स भी लिखोगे चल जाएगा क्योंकि कौन सा वाला इवेंट है, इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये इवेंट क्या हो जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। अब सर क्या प्रोसीजर लगाऊंगा, लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3। यहां पे आपको एक्चुअल प्रोसीजर्स दिया है, सुनिएगा मेरा बात, बहुत ही आसान है। सबसे पहला चीज मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, बॉस तुम्हारे पास में ये सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने का कोई ना कोई प्रोसेस तो रहेगा, तो मुझे मैनेजमेंट से पूछना चाहिए, डू यू हैव अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये क्वेश्चन मेरे को मैनेजमेंट से पूछना चाहिए, समझना चाहिए। फिर अगर मैनेजमेंट बोलता है हाँ प्रोसेस है, तो मैं अब उनसे पूछूंगा, डिड यू आइडेंटिफाई एनी सब्सिक्वेंट इवेंट। पहले मैनेजमेंट से उनका प्रोसेस समझो, फिर उनको पूछो क्या आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला भी है या नहीं मिला। देखो सर, ऑडिटर को टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए फॉलोइंग रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट वर्ड लिखा है, ऊपर एक वर्ड ऐड कर दो प्रोसीजर। ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हैं। अगर आप पढ़ोगे ना, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये सब क्या है, तरीका होता है एविडेंसेस ऑब्टेन करने का। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या क्या लगाओगे, सबसे पहले देखो क्या बोलता है, सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछो, डू यू हैव एनी प्रोसीजर, जिससे कि आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढते हो। ये हमें उनसे पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या आपके पास में कोई प्रोसीजर है ये सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने का। दूसरा सेंटेंस, अब उनसे पूछो क्या आपको या टीसीडब्ल्यूजी को कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिले हैं क्या जिनका एफएस पे इंपैक्ट आ सकता है। ए एंड बी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ यू आस्क मी। एक सेंटेंस भी हो सकता था, पर आपको 2 सेंटेंस के लिए 2 मार्क्स मिल रहा है, तो लाइफ सॉर्टेड है आपका। नंबर 1, पहले मैनेजमेंट से पूछो, डू यू हैव अ प्रोसेस इन प्लेस टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। हां, तो मेरे को प्रोसेस समझना है। फिर क्या आपको करंट ईयर के एफएस से रिलेटेड क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिले हैं, ये मुझे इंक्वायर करके समझना चाहिए। ए और बी को पढ़िए, ये वो प्रोसीजर है जो एक्चुअली में मैनेजमेंट ने लगाया होगा, जो मुझे समझना है। मुझे उनसे पूछना चाहिए क्या आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिला है। रीड ए एंड बी, वापस से रिवाइज कीजिए एक बार शांति से, ओनली ए एंड बी।
ठीक है, अभी तो टाइम पास पॉइंट हो गया। अच्छा पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर सीओडी है। सुनना मेरा बात, ए और बी हमेशा स्ट्राइक हो जाएगा। इंक्वायर विद द मैनेजमेंट इज नॉट डिफिकल्ट, सीओडी स्ट्राइक नहीं होगा। और खतरनाक एमसीक्यू अगर बनाना हुआ तो ऐसे पता क्या करेगा, इन चार में से कोई तो 3 पॉइंट उठा लेगा, बराबर है कि नहीं है, और एक फोर्थ पॉइंट के अंदर कुछ तो रैंडम लिखेगा। मैं आपको बोलता भी हूं क्या लिखेगा, सुनना मेरा बात। वैसा एमसीक्यू भी बन सकता है, इंटरफाइनल दोनों के लिए रेलेवेंट है। सुनना, सुनिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शेयर होल्डर्स के मीटिंग्स कंडक्ट होते हैं, उनके मिनट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहा हूं, लेट्स से आई एम डूइंग द ऑडिट ऑफ 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027, ये फाइनेंशियल ईयर है। इस साल के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग्स होंगे, शेयर होल्डर के मीटिंग्स होंगे, उसके मिनट्स मेरे को मिलने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट हो कब रहा है, 31 मार्च के बाद, तो इसका डिस्कशन भी कब होगा, 31 मार्च के बाद के जो मीटिंग्स है उसके अंदर। तो मुझे क्या करना है, साल के एंडिंग के बाद में बीओडी का, शेयर होल्डर्स का, ओनर्स का, टीसीडब्ल्यूजी का जो जो मीटिंग्स हुआ है उसका मिनट्स लेना चाहिए। बिकॉज ये इवेंट अगर सब्सिक्वेंट इवेंट है तो उसका डिस्कशन भी कब होगा, 31 मार्च के बाद वाली मीटिंग के अंदर। आई हैव टू ऑब्टेन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टीसीडब्ल्यूजी, ओनर्स विच हैव टेकन प्लेस आफ्टर 31 मार्च। मतलब ये सब्सीक्वेंट मीटिंग्स के मिनट्स होने चाहिए। और अगर मान लो ये मिनट्स अवेलेबल नहीं है, ये मान लो मीटिंग के मिनट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसके एजेंडा में क्या डिस्कशन हुआ, मेजर क्या क्या कवरेज हुआ, एटलीस्ट उसका मुझे ऑन पेपर लिख करके एक रिटन कंफर्मेशन चाहिए, ताकि पता चले क्या इनके सब्सिक्वेंट मीटिंग में कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट पे डिस्कशन हुआ है क्या। ढंग से पढ़ना, रीड द मिनट्स, कौन सा वाला, ऑफ द मीटिंग्स ऑफ ओनर्स, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, मार्क दिस लाइन, दैट हैव हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ एफएस। ये आफ्टर वर्ड बहुत क्रिटिकल है, एग्जाम में वो बस वो आफ्टर के जगह लिख देगा, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर बोल देगा, बिफोर द डेट ऑफ एफएस बोल देगा। आपको ध्यान रखना ये मीटिंग्स का कंडक्ट हुए हैं 31 मार्च के बाद, क्योंकि ये कौन से वाले इवेंट्स है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स है। तो मतलब क्या ना, इसे सिंपल वन वर्ड में 31 मार्च के बाद में जितने भी सब्सिक्वेंट मीटिंग्स हुए हैं, क्या हुए, सब्सिक्वेंट मीटिंग्स, चाहे वो बीओडी का है, ओनर्स का है, टीसीडब्ल्यूजी का है, उनके मिनट्स मेरे को मिलने चाहिए। एंड इंक्वायर अबाउट मैटर्स डिस्कस्ड एट सच मीटिंग्स, अगर उनके मिनट्स अवेलेबल नहीं हुए, देखो मिनट्स मिल गया तो क्या डिस्कशन हुआ समझ में आ ही जाएगा, मिनट्स नहीं मिला है तो मुझे जानना पड़ेगा इन मीटिंग्स के एजेंडास क्या थे, अल्टीमेटली क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इसके रिगार्डिंग मुझे उनसे डिटेल मांगना पड़ेगा। क्या ना, इसे सेकंड पार्ट का रिक्वायरमेंट तब है जब मिनट्स अवेलेबल नहीं है। मिनट्स अवेलेबल है तो ज्यादा इंक्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो मीटिंग्स के मिनट्स के अंदर मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वापस से ए और बी क्या बोलता है, मैनेजमेंट से पूछो क्या प्रोसेस है तुम्हारे पास में टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स, फिर उनको इंक्वायर करो क्या आपको इस साल से रिलेटेड कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला है क्या। तीसरा चीज, जो भी आपके मीटिंग के मिनट्स हुए हैं आफ्टर 31 मार्च, वो पूरे मिनट्स मेरे को चाहिए, चाहे वो बीओडी का मीटिंग है, टीसीडब्ल्यूजी का मीटिंग है, शेयर होल्डर्स का मीटिंग है। अगर आपके पास मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे को इंक्वायर करना चाहिए ऐसे मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इससे पता चलेगा शायद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है जो मैनेजमेंट मुझे बता नहीं रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये क्वेश्चंस करने से, ये इंस्पेक्शन करने से सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इज ए बी एंड सी क्लियर टू यू? वापस से 1 मिनट देता हूं, वापस से ए बी सी रिवाइज कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू पॉइंट नंबर डी। ये 4 पॉइंट के लिए 4 मार्क मिलने वाला है, इंटर फाइनल दोनों में ये 4 पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। बी वेरी वेरी केयरफुल, रीड ए बी सी वंस अगेन। ठीक लग रहा है? पॉइंट नंबर डी देखो क्या बोलता है, सर कंपनी के पास में ना 31 मार्च के बाद में, लेट्स से अप्रैल मई जून, अगले साल के पहले 3 महीने का लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स होगा। तो मतलब उनके पास जो भी सब्सीक्वेंट इंटरिम नंबर्स है वो नंबर्स ऑब्टेन करो, क्योंकि देखो समझो मेरा बात, कोई इवेंट होगा, इंपैक्ट का आना चाहिए था 31 मार्च को आना चाहिए था, वो इंपैक्ट 31 मार्च को कंसिडर अगर नहीं किया, आगे फ्यूचर में तो इंपैक्ट आएगा ही ना, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस 31 मार्च को इंपैक्ट को अवॉइड करने के लिए 31 मार्च को एंट्री पास नहीं करेंगे, पर
अप्रैल में जून में तो उनको क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करना ही पड़ेगा। तो देखो यू हैव टू रीड द एंटिटीज, मार्क द वर्ड लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस, मतलब 31 मार्च के बाद वाला 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का जो भी नंबर्स अवेलेबल है, मतलब दीज नंबर्स आर आफ्टर 31 मार्च, इस साल के बाद में अगले साल के स्टार्टिंग है। बिकॉज हम ऑडिट करने कब जाते हैं, नॉर्मली अप्रैल में जाते हैं। तो अप्रैल में जून के दौरान अगर लेटेस्ट 3 महीने के नंबर्स अवेलेबल है वो गो थ्रू करो, उससे पता चलेगा। अगर मान लो कोई इवेंट हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी चाहिए थी, उन्होंने कब पास की होगी, अप्रैल में जून में पास की होगी, आपको काउंटर क्वेश्चन करना है, व्हाई नॉट कंसिडर दिस एज अ सब्सिक्वेंट इवेंट, और इसका एंट्री 31 मार्च को आपने पास क्यों नहीं किया। इस तरीके से आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। वापस से सबसे पहला चीज, पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, ऑडिटर को ऐसा प्रोसीजर बनाने का है और अप्लाई करने का है जिससे सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या हो जाएं, मिल जाएं। कैसे मिलेंगे, उसके लिए मुझे ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट से पूछना चाहिए वो लोग सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कैसे ढूंढते हैं, क्या उन्हें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट करंट ईयर में मिले हैं जिसका एफएस पे इंपैक्ट आ रहा है। सब्सिक्वेंट मीटिंग के मिनट्स गो थ्रू करना चाहिए एंड जो भी लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस अवेलेबल है उसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के पास जो बजट्स रहेंगे, कंपनी के जो फोरकास्ट रहेंगे, कंपनी के कैश फ्लो प्रेडिक्शंस जो रहेंगे अगले साल से रिलेटेड, वो सब हमने गो थ्रू करने चाहिए। इन सब से समझेगा, मान लीजिए कोई इवेंट हो गया होगा जिसका इंपैक्ट 31 मार्च पे आना चाहिए था, पर क्लाइंट आपसे वो इवेंट छुपा रहा होगा, तो अगले साल में तो उसके इंपैक्ट दिखने के लिए विजिबल हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन को मार्क कीजिएगा, यू कैन रीड द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल बजट्स और फोरकास्ट। ये आपके लिए एक तरीके से पॉइंट नंबर ई बन सकता है। हालांकि मॉड्यूल में सब जगह पे 4 ही पॉइंट लिख के दिए हैं, थर्ड पॉइंट आप बना सकते हो, यू कैन रीड द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल बजट्स और फोरकास्ट। इन चीजों से आपको वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिल जाएंगे जो आइडियली 31 मार्च के बाद हुए हैं, बट मे बी मैनेजमेंट आपको बता नहीं रहा होगा। तो ए और बी से उनसे क्वेश्चन कर रहे हो, सी डी ई में आप अपने साइड से और सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने का ट्राई कर रहे हो। प्रोसीजर का नाम क्या था, ऐसे प्रोसीजर जिससे कि ये इवेंट्स हमको क्या हो जाने चाहिए, आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए थे। तो नंबर ए में बोला बढ़िया प्रोसेस लगाना, नॉर्मली रिस्क असेसमेंट के अंदर ये सब चीजें लगाई जा सकती है। अब आपसे क्वेश्चन है, ढंग से सुनना। मान लो मैंने ये इवेंट्स को ढूंढने के लिए पूरा प्रोसीजर लगाया, कुछ इवेंट्स मिल गए, क्या हो गए, कुछ इवेंट्स मिल गए। कैन आई कॉल देम एज सब्सिक्वेंट इवेंट्स? यस। आर दे टेकिंग प्लेस बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? यस। अभी तक ऑडिट रिपोर्ट तो दिया नहीं है, तो कैन आई से ये इवेंट क्या होगा, या तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो कैन आई से जो भी ये इवेंट है उसका कैटेगरी है, मैं मैनेजमेंट से क्या पूछूंगा, बॉस अगर एडजस्टिंग है तो इसका एडजस्टमेंट कर दो, नॉन एडजस्टिंग है तो जो भी रेलेवेंट डिस्क्लोजर देना डिस्क्लोजर दे दो। मतलब कैन आई से मुझे यही देखना है, I need sufficient and appropriate audit evidence। ये इवेंट्स को ढूंढने के बाद में या तो इसका बराबर से एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए या बराबर से डिस्क्लोजर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो मैं दे दूंगा क्लीन ओपिनियन, और नहीं हुआ है तो यही एप्लीकेशन आएगा। कैन आई कॉल दिस एज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? यस। क्या मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा? हाँ। आइए एक सेंटेंस पढ़िए, सर एज अ रिजल्ट ऑफ अबव प्रोसीजर्स अगर मुझे आइडेंटिफाई हो जाते हैं ऐसे इवेंट्स जिसका या तो एडजस्टमेंट करना चाहिए या डिस्क्लोजर देना चाहिए, तो मैंने डिटरमाइन करना है क्या इनको अप्रोप्रिएटली, मार्क द वर्ड, रिफ्लेक्ट किया है। रिफ्लेक्ट किया का मतलब सब कुछ है, एडजस्टमेंट भी आ जाता है, डिस्क्लोजर भी आ जाता है। मतलब जो भी एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए बराबर से हुआ है या नहीं हुआ है, ये ऑडिटर को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। कहना इसे इसके आगे बोला नहीं है, बट लॉजिक सिंपल है, अगर सब बराबर से हुआ है क्लीन ओपिनियन आएगा, नहीं बराबर से हुआ है तो क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। आर यू कंफर्टेबल विद पॉइंट नंबर 1, 3, 4 एंड 5? अब आपको अगली बार पढ़ते हो कहां दिमाग लगाना है। कहना इसे 1 तो लिखा बड़ा सेंटेंस है, लिखा सिंपल सी चीज है, ऐसे प्रोसीजर्स लगाना जिससे कि आपको ये रेलेवेंट इवेंट्स क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए। 1 के बाद सीधा कहां पे आ जाओगे, 3 पे आ जाओगे। 3 में डिटेल्ड प्रोसीजर दिए A B C D, ये प्रोसीजर से हमें वाकई में ये इवेंट्स ढूंढने में क्या हो जाएगा, मदद मिलेगा। तो 1 के बाद डायरेक्टली कहां पे आओगे, 3 पे आओगे, फिर सीधा कहां पे आओगे, नंबर 5 के ऊपर। 5 में क्या बोला है, ऐसे प्रोसीजर लगाने के बाद में अगर इवेंट्स मिले हैं तो डिटरमाइन करो क्या इन्हें बराबर से रिफ्लेक्ट किया है। 1, 3, 5 इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू राइट योर आंसर। इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल पे ये एक सफिशिएंट आंसर है। पर देखो कुछ कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वहां पे एक्सपेक्टेशन है, पॉइंट नंबर 2 भी समझो, मैं आपको 2 समझाता हूं, उसको साइड में करो, पहले 1, 3, 5 समझो। 4th को मैंने डायरेक्टली पिक कर लिया था, इतना सा लाइन की रीड करना एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल बजट्स। कहना इसे ये अज्यूम कर लूंगा, ये मैं पॉइंट नंबर
3 का ही पार्ट है, इसको ही मैं पॉइंट नंबर ई बना करके कंसिडर कर लूंगा। तो आपका 1 3 4th इज ऑल्सो कवर्ड, 5 के अंदर आपका एप्लीकेशन आ गया। सिर्फ एक बार 1 3 5 रिवाइज करो, आपका आंसर हो गया। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, बट फिर उसके पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 2 भी एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से रीड कीजिए 1 3 एंड 5 फटाफट से, 2 मिनट के लिए। इंटरमीडिएट लेवल 560 का सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है, फाइनल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। डन। नंबर 2 क्या बोलता है, सुनिएगा मेरा बात। देखो ये बोलता है कि अगर मान लो ऑडिटर ने, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, ऐसा नहीं है ना सारे इवेंट्स से नहीं मिले होंगे, कुछ कुछ इवेंट्स तो आपको ऑडिट के दौरान ऐसे ही मिल गए होंगे। तो जो इवेंट्स पहले ही मिल चुके हैं उन पे आपने ऑलरेडी ऑडिट प्रोसीजर लगा के रखा है। मतलब फॉर एग्जांपल पेंडिंग लिटिगेशन था, आपने वैसे भी उसको ऑडिट करना ही चाहिए था। तो ऐसा नहीं है ना सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आपसे छुपे हुए रहेंगे, कुछ इवेंट्स आपको ऑलरेडी पता रहेंगे, उन पे आपने ऑलरेडी प्रोसीजर लगा लिया है। वो सफिशिएंट अगर है तो कोई नया प्रोसीजर लगाने का जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर तब लगाना पड़ेगा जब आपको कुछ इवेंट्स नहीं मिले होंगे, उन्हें ढूंढ करके कैसे चेक करना है उसके लिए है। तो नंबर 2 क्या बोलता है, हावेवर ऑडिटर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो एडिशनल प्रोसीजर लगाए उन मैटर्स पे जो ऑलरेडी चेक किए जा चुके हैं, जिस पे ऑलरेडी सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन मिला हुआ है। मतलब जो ऑलरेडी पहले चेक हो चुके हैं उनको वापस से रीचेक करने की जरूरत नहीं है। इफ यू ऑलरेडी हैव कंफर्ट ओवर सर्टेन मैटर्स, आपको जो बचे हुए मैटर्स है उनके लिए नया प्रोसीजर लगाने का जरूरत है, ऐसा पॉइंट नंबर 2 बोलता है। और एक चीज याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट डेट तक, याद रखना ये आगे 580 में भी आएगा, ऑडिट रिपोर्ट डेट तक, जिस दिन मैं रिपोर्ट साइन कर रहा हूं उस दिन तक के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑडिटर की होती है। बिकॉज अभी तक आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं किया था। आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट भी जिम्मेदारी है, थोड़ी कम हो जाती है जिम्मेदारी, बट टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट उस दिन तक का सारा इवेंट जो है वो कंसिडर करके चेक करने का जिम्मेदारी किसका है, ऑडिटर का है। देखो ऑडिटर को प्रोसीजर्स तब तक लगाने चाहिए जब तक वो कवर करता है पीरियड। कब से पीरियड कवर करता है, फ्रॉम द डेट ऑफ एफएस टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ऑडिट रिपोर्ट डेट तक के सारे इवेंट्स को कवर करने का ट्राई करना चाहिए। ये 580 का सेंटेंस है, 580 में भी दिया हुआ है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक सी बात है। जिस दिन रिपोर्ट साइन करोगे वहां तक का सारा इवेंट कंसीडर करना, क्योंकि आपके ऑडिट रिपोर्ट का डेट आज का है 11 जून का। 11 जून तक का सारा इवेंट आपने चेक करना चाहिए। उसके बाद के इवेंट के लिए क्या करना है, 560 गाइड करेगा। तब तक के लिए जिम्मेदार कौन है, ऑडिटर है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? मेजर फोकस कहां रहेगा, 1 3 एंड 5 के ऊपर। शुड आई शो यू क्वेश्चन? आइए लेट्स कम टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कुछ मैंने पिक किए आपके लिए 5 6, जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। Read question number 18 with me. During the audit of Chris Limited for the financial year 31st March 2025, the auditor CAZ was in the process of finalizing the audit report. Audit report date क्या दी है, 30th May. Year ending कब है, 31st March. This is your audit report date. The engagement partner emphasized that Z shall perform audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidences that all events occurring, कौन से वाले बोल रहा है, between the date of FS and the date of audit report have been, can I say हमारा फर्स्ट सेंटेंस उसने लिख दिया पूरा का पूरा। बट हमने इंश्योर करना है दैट ऑल इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जिसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए उसको क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई। व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स, क्वेश्चन क्या डायरेक्टली देखो, व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स आई एज अ ऑडिटर शुड परफॉर्म बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई दीज इवेंट्स। कहना इसे डायरेक्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। किस पे क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 3। नंबर 1 तो उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया, देखो सेम सेंटेंस, हमने वो प्रोसीजर लगाने चाहिए जिससे कि सारे इवेंट्स
इवेंट्स क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए। अब आपका मार्किंग किसके लिए होना चाहिए, पूरा ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना इसके लिए। एक बार नंबर 3 पढ़ के देखिए, एज इट इज आंसर है क्या पूरा का पूरा। सेम क्वेश्चन ऐसा फाइनल के अंदर भी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बना के दिया है, बट आपको डायरेक्टली प्रोसीजर पे क्वेश्चन पूछा है। इवेंट ढूंढो, प्रोसीजर लिखो, बात खत्म। पढ़ो, चेक करो आंसर जल्दी से। ठीक लग रहा है पक्का? ऊपर देखो पॉइंट नंबर 2 भी लिखा है क्या, हाउएवर ऑर्डर इज नॉट एक्सपेक्टेड, कि वो अब ये सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, वो बस क्योंकि मॉड्यूल में लिखा हुआ है सीक्वेंस में इसलिए उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इफ यू आस्क मी, द क्वेश्चन इज अबाउट पॉइंट नंबर 3, वहां पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। आर यू कंफर्टेबल विद क्वेश्चन नंबर 18? एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 के बाद 15। अब ये खतरनाक क्वेश्चन है एक्चुअली, 15 के लिए एक इवेंट और पढ़ाना पड़ेगा आपको। 14 वाला क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, चलिए 14 देखिए जल्दी से। CAJ is in working as an internal auditor which is a non-listed company. The responsibility of internal auditor क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिव्यू करना है, ट्रांजैक्शन वगैरह टेस्ट करना डिटेल में। अभी आप ये मत सोचना सर मैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ही पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनल ऑडिटर तो इंटरनल ऑडिटर जैसे क्वेश्चन का आंसर दो, यहाँ पे फोकस क्वेश्चन पे करना। आगे देखो क्या बोलते हैं, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 20 to 23 सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉई वर टर्मिनेटेड, द एम्प्लॉई फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कंपनी। एक एम्प्लॉय को निकाला था, उसने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉम्पनसेशन। कितना रुपए, 10 लाख रुपए का, जो उसको अभी तक पे नहीं किया। एक एम्प्लॉय ने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ लीगल काउंसिल। कंपनी ने कितने का प्रोविजन बनाया, 10 लाख का प्रोविजन भी बना लिया। मतलब सर केस फाइल हुआ, केस के केस में प्रोविजन भी बना दिया। कैन आई से केस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च। हाउएवर समवेयर कैन यू सी इन जून 2023, कैन आई से 31 मार्च के बाद, अप्रैल में जून, देयर सीम्स टू बी सब्सिक्वेंट इवेंट, देयर इज द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द एम्प्लॉय। कितने के अंदर सेटलमेंट हो गया, 6 लाख के अंदर। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द कंपनी इज अंडर प्रोग्रेस एंड ऑडिट रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है, मतलब ये इवेंट कब है, बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब अभी देखो कहानी बहुत बढ़िया खेली, इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय छोड़ के गया, केस हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तुमको दिमाग, तुमको क्या सोचना है, इवेंट है क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट? यस। प्रोविजन बनाया था 10 लाख का, हाँ। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कितने हुआ है, 6 लाख के अंदर। क्या इसकी कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी? यस। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? हाँ। प्रोविजन कितना होना चाहिए, 6 लाख का। कितने का है, 10 लाख का। विल यू हैव टू रिड्यूस योर प्रोविजन अमाउंट? यस। बात खत्म, इतनी सी बात है। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है वो किसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे, हाउ शुड यू डील विद द सिचुएशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑडिटर हो, एक्सटर्नल ऑडिटर हो, एम्प्लॉय हो, सब्सिक्वेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट एएस से आ रहा है। कहां से आ रहा है, एएस से। इसमें ऐसे का एप्लीकेशन ही नहीं है, द क्वेश्चन इज अबाउट एएस। क्योंकि आपके दिमाग में डाउट आएगा सर एएस इज ओनली फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर, एएस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटरनल, बट एएस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। समझा क्या? कहना इसे यहां पे प्रोविजन रिड्यूस करना चाहिए क्या? यस। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ इवेंट जहां पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, हमने क्लियरली दिखाया कि एडजस्टमेंट करके प्रोविजन का अमाउंट कितना कर लेना चाहिए, 6 लाख का कर देना चाहिए। मतलब प्रोविजन का अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। आर यू कंफर्टेबल विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? पक्का? कैन आई गो नेक्स्ट? आगे बढ़ो फटाफट से, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट आपको समझ में आया है क्या? कैन आई से फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट का नाम क्या था, पहले रिवाइज करो। इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कैन आई से अभी तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुआ है, या जिस दिन साइन हुआ है वहां तक के डेट के सारे इवेंट्स है। इसमें मेरे को मेजर फोकस कहां करना है, नीचे वर्ड लिख दो, ऑडिट प्रोसीजर पे। यहां पे क्वेश्चन मोस्टली जो आएगा किसके ऊपर आएगा, ऑडिट प्रोसीजर पे। यहां रिपोर्टिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है। क्यों बोल रहा हूं आगे समझेगा। ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी थर्ड पॉइंट पे। फाइनल स्टूडेंट्स घबराओ मत, लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। पूरी कहानी के बाद लास्ट में यही थर्ड पॉइंट आपके लिए भी खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है एज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। इंटर में तो क्या आपको पता है ये पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, फाइनल में आपको लगेगा जनरल चीजें लिखी हुई है तो आप शायद इसको इग्नोर कर दोगे और वैसे गलती हो जाएगी। चाहिए तो 1 मिनट के लिए फाइनल का बुक देखिए फटाफट से, जल्दी से देखिए। सर हमें ऐसा प्रोसीजर लगाना चाहिए जिससे सारे इवेंट्स क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए। एग्जाम्पल, सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछो कि उनका प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करो उन्हें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिले हैं क्या। रीड द मिनट्स, रीड द लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस। सेम कहानी है। ऑब्टेन डब्ल्यूआर वाला एक एडिशनल पॉइंट है जो लास्ट में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। कहना इससे अगर ऐसा कोई इवेंट मिला है उसे अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वही सेम चीजें लिखी हुई है, बस थोड़ी समराइज फॉर्मेट में लिखी हुई है, इंटर में थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। तो ज्यादा डिटेल पार्ट रेफर करोगे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कैन आई गो नेक्स्ट? आगे बढ़ोगे डायरेक्टली। लेट्स गो टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ इवेंट। एवरीवन 560 में सुनिए, पहले
एएस के हिसाब से एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, ऐसे के हिसाब से पहला इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इतना पार्ट हो गया है। अगला चीज को हम क्या बोलेंगे, वी कैन यूज वन लाइन, फैक्ट्स, क्या वर्ड बोल रहा हूं, फैक्ट्स दैट बिकम known to auditor, facts that become known to auditor after the audit report date। बेसिकली सब्सिक्वेंट इवेंट ही है, बट इसके लिए वर्ड क्या यूज कर रहा है वो, फैक्ट्स। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे कब पता चली है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में पता चली है। इसमें भी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद बट अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक को या यूजर्स को इशू नहीं हुए हैं, सो कैन आई से इट इज आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट। ये कंडीशन एक हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू भी हो चुका है, मतलब ये फैक्ट मुझे कब पता चला है, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट। मतलब इस बार आपको दिमाग लगाना है, या तो ये हो रहा है कब सर, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद। व्हाट इज द ऑडिट रिपोर्ट डेट सर, 11 जून, उसके बाद। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो पब्लिक को इशू किए हैं 1 जुलाई को। कब इशू किए हैं, 1 जुलाई। या तो इसके बीच में कोई इवेंट हो रहा है, या 1 जुलाई के बाद में। ये हमारे लिए सेकंड कैटेगरी बनेगा और ये हमारे लिए थर्ड कैटेगरी। पर दोनों के दोनों ऑडिट रिपोर्ट डेट के तो बाद ही हो रहे हैं ना, ये ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट से पहले है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट के बाद में, मतलब ऑटोमेटिकली ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज समझो बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट के बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किए जा सकते। यूजर को एफएस देने के लिए अगर ऑडिट हुआ है तो एफएस के साथ में ऑडिट रिपोर्ट लगा करके देनी पड़ेगी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू अगर हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट पक्का साइन हो चुकी है। कहना इसे, यहां पर मुझे क्या बोलना है, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट। इसमें दो चीजें आ सकती है, आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर एफएस इशूड डेट, या दूसरा वाला आफ्टर एफएस इशूड डेट। आइए जरा नाम पढ़िए एक बार के लिए उन दोनों इवेंट का। देखिए दूसरा नाम क्या बोलता है सर, facts which become known to the auditor after the date of auditor's report but before the FSR issued। या फिर देखो क्या बोलता है, facts which are become known to auditor after the FS। कहना इसे दोनों के दोनों है तो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद ही। द ओनली डिफरेंस इज इसमें FS इशू हुआ ही नहीं है अभी तक यूजर्स को, और इसमें FS यूजर्स को इशू हो चुका है। इतना सा दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे, नाउ आई वांट यू शुड रीड द डेफिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। पढ़िए जरा एक बार, ये टेक्निकल डेफिनेशन है 560 का, पढ़ो जरा एक बार। इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट। कहने से तो फर्स्ट कैटेगरी आ गया एज इट इज। एंड देखो क्या बोलता है, फैक्ट्स दैट हैव बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट। कहने से इसमें दोनों आ गया, 2 भी आ गया और इसमें 3 भी आ गया। बात समझ में आया है क्या? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में होने के बाद में या तो वो एफएस इशू डेट से पहले है या वो एफएस इशू डेट के बाद। कैन आई से 2 and 3 कैन बी रिटन लाइक वन लाइन, फैक्ट्स दैट हैव बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट। आगे क्वेश्चन क्या आएगा, इज दिस बिफोर एफएस इशू डेट और आफ्टर एफएस इशू डेट? ऐसे आपके पास 2 कैटेगरी और बन जाती है। क्या आपको दोनों का नाम समझ में आया है क्या? अब आंसर पढ़ेंगे। बिफोर वी गो देयर, is the name absolutely clear to you? I want 2 and 3 का एक बार आप वापस से नाम रिवाइज करें शांति से। रीड द नेम ऑफ 2 and 3 इवेंट। जल्दी से फॉलो करते जाइए फटाफट, जल्दी से आपका डिस्कशन भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एट अ फाइनल लेवल ये जो सेकंड कैटेगरी है काफी इंपॉर्टेंट है। इंटर पे भी इस पे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा ही कि नहीं आए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, बट एट अ फाइनल लेवल दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। हियर मी आउट वेरी केयरफुली। इस केस में क्या करना चाहिए, यहां पर आपको टोटल 4 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। कितने पॉइंट दिमाग में रखने हैं? 4। इधर भी 4 उधर भी 4, दोनों जगह 4-4 पॉइंट है। अब वो क्या 4 पॉइंट है पूरी कहानी बोलता हूं, बेस्ट पार्ट आपको बोलता हूं। अगर मैं बोलता हूं यहां पर टोटल 4 पॉइंट है 1 2 3 4, यहां पर 4 पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 1 2 दोनों के कॉमन है। तो अगर एक जगह के भी मेरे को पॉइंट याद आ गया तो दोनों जगह पे 1 and 2 विल
be absolutely same. There is no difference at all. The game will change only in the remaining 2 points. And the game of ICI is they will not even ask you 1 and 2. They will ask you only 3 and 4. बात समझ में आया है क्या? क्योंकि उनको भी पता है 1 and 2 सबको आता है. वो इतना बढ़िया क्वेश्चन होगा जहां 1 and 2 का मार्किंग रहेगा ही नहीं. मार्क्स ही पूरा किसके लिए रहेगा? 3 and 4 के लिए रहेगा. तो एक काम करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले सुनिए मेरा बात शांति से. सर, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में कोई इवेंट हुआ है. मान लो अभी तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर को इशू नहीं हुआ है. मतलब कहना इसे कहानी क्या है? ऑडिट हो चुका है. ऑडिट होने के बाद रिपोर्ट साइन हो गया है. रिपोर्ट साइन करने के बाद मैनेजमेंट के पास में, बोर्ड के पास में ऑडिटेड एफएस अवेलेबल है. मतलब उनके पास एफएस भी है, ऑडिटेड ऑडिट रिपोर्ट भी है. बट अभी तक यूजर्स को इशू नहीं किया. इट इज नॉट मेड अवेलेबल टू द यूजर. मतलब पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं आई है. लिस्टेड कंपनी के हिसाब से सोचोगे तो अभी तक पब्लिक को इस नंबर के बारे में पता नहीं है. इस दौरान अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है तो आप क्या करेंगे? देखो, स्टैंडर्ड सिंपल सी बात बोलता है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में ना कोई मेजर आपका ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, तो आपने कोई अलग से प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है. पहला सेंटेंस क्लियर है. देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर टू परफॉर्म एनी एडिशनल प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट डेट तक की जिम्मेदारी थी, वो आपने यहां निभा दी है. उसके आगे आपकी कोई मेजर ऑब्लिगेशन नहीं है. तो पहला सेंटेंस मेरे साथ पढ़िए. इज द फर्स्ट सेंटेंस क्लियर टू यू? देखो सर, पेज नंबर 7.14 पे आ जाइए. कैन यू सी? फैक्ट्स विच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट. फर्स्ट सेंटेंस पढ़िएगा. ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. मतलब हमारा कोई ऑब्लिगेशन बनता ही नहीं है. इस फर्स्ट सेंटेंस क्लियर टू यू? कैन आई से ये सेंटेंस है तो बढ़िया, बट आई एम सॉरी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू आता है पॉइंट नंबर 2 का. नंबर 2 क्या बोलता है? सुनिएगा. पॉइंट नंबर 1 को काउंटर करता है. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मानता हूं. हाउएवर, कैन आई से देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज हाउएवर. अगर मान लीजिए, सुनिएगा मेरा बात, अगर मान लीजिए ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में मुझे कोई नया फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन मिलता है जो मुझे लगता है इतना मटेरियल है, अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले पता होता. सर मतलब ऑडिट रिपोर्ट मैंने साइन कब कर दी है? 11th ऑफ जून को साइन कर दी है. लेट्स से मेरे को 15 जून को कुछ पता चलता है. आई गेट टू नो समथिंग ऑन 15th ऑफ जून. तो सर नॉर्मली तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट ये क्या बोलता है? अपने आप से क्वेश्चन पूछना, जो मुझे आज पता चला है अगर ये 11 जून के पहले पता होता तो क्या इसकी वजह से मेरी रिपोर्ट में बदलाव आ जाता? मतलब सर आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, जो आपको आज 11th जून के बाद पता चला है, अगर वो मुझे सेम चीज 11th जून के पहले, 11th जून इज योर ऑडिट रिपोर्ट डेट, व्हाट आई हैव गॉट टू नो टुडे आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, अगर मुझे उसके पहले पता चल जाता तो क्या इसकी वजह से मेरी रिपोर्ट बदल जाती? अगर हां तो अब भी आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है. मतलब सर पहला सेंटेंस बोलता है कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दूसरे वाले में यूटर्न मारता है. हाउएवर, जो आज पता चला है अगर ये ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले पता होता तो क्या इसकी वजह से आपकी रिपोर्ट के अंदर बदलाव आता? रीड द सेंटेंस नंबर 2. हाउएवर, आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर द एफएस इशूड डेट, जो फैक्ट आपको आज पता चला है ना, हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर. हैड इट बीन नोन मतलब अगर पता होता. कब पता होता? एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. तो क्या इसकी वजह से ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ता? मतलब सर सुनिए, मुझे इवेंट तो, फैक्ट तो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद ही मिला है, बट अगर ये मुझे लगता है इतना सिग्निफिकेंट है कि ये ऑडिट रिपोर्ट के पहले मिल जाता तो शायद इसकी वजह से मेरी रिपोर्ट को क्या करना पड़ता? अमेंड करना पड़ता. तो अब भी ये आपको सिग्निफिकेंट इवेंट लगता है, इसके रिगार्डिंग कुछ आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए. क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आया है क्या? वापस 1 मिनट स्पेंड कीजिए, 1 and 2 का सेंटेंस पढ़िए, ABC को छोड़ दीजिए, वो मैं समझाऊंगा. रीड सेंटेंस ऑफ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. क्या ये समझ में आया? क्या ढंग से पढ़िए शांति से. ठीक है,
सर पहले कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पर अगर मुझे ये चीज ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले पता होती तो शायद इसकी वजह से मेरी रिपोर्ट बदल जाती। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज, मैनेजमेंट से डिस्कस करो। क्या डिस्कस करो? बॉस ये मैटर को लेके आप क्या करने वाले हो, मुझे लगता है ये सिग्निफिकेंट मैटर है। पहले मैं मैनेजमेंट से TCW से डिस्कस करता हूं, उनसे पूछता हूं आर यू गोइंग टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप क्या एक्शन लेने वाले हो, डिटरमाइन वेदर FS नीड्स अमेंडमेंट। मेरे हिसाब से सोचो क्या FS को अमेंड करने की जरूरत है, और मैनेजमेंट से पूछो क्या आप लोग इस मैटर को एड्रेस कैसे करने वाले हो। हाउ डू यू इंटेंड टू एड्रेस, मतलब दो ही ऑप्शन है। हाउ का मतलब क्या है, या तो आप अमेंड करोगे या आप कोई अमेंडमेंट नहीं करोगे, दो ही ऑप्शन हो सकता है। मतलब सर मैनेजमेंट से डिस्कस करो, खुद से सोचो अमेंडमेंट की जरूरत है क्या, फिर मैनेजमेंट से पूछो आप इस मैटर को लेके क्या करने वाले हो। ABC का मतलब समझिए, क्योंकि सर मुझे मैटर मिला कब है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद। पर मुझे लगता है अगर ये मुझे पता होता, कब पता होता, ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले, तो क्या इसकी वजह से मेरी रिपोर्ट अमेंड करनी पड़ती। हाँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, कुछ तो प्रोसीजर लगाऊंगा, मैनेजमेंट से पूछूंगा बॉस आप क्या करने वाले हो, ये मैटर के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरे हिसाब से अगर मान लो अमेंडमेंट आना चाहिए तो मैं उनसे पूछूंगा आप लोग अमेंडमेंट लाने वाले हो या नहीं लाने वाले हो। ऐसा डिस्कशन मैनेजमेंट से करना चाहिए। इस पॉइंट में 1 and 2 क्लियर टू यू। इंटरमीडिएट लेवल पे पहले क्वेश्चन यहीं तक आता था, नीचे वाला पार्ट आता ही नहीं था, पर अब देखो बदलाव है। इंटरमीडिएट पे भी इसके आगे आपसे उम्मीदें हैं। पॉइंट नंबर 3 and 4 आपको आना चाहिए। इज 1 and 2 क्लियर टू यू? वापस से स्पेंड 2 मिनट्स 1 and 2 को रिवाइज कीजिए मेरे साथ में। सबसे पहला चीज, इवेंट हो कब रहा है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद, बट अभी तक क्या नहीं हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है। सबसे पहले मेरी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुका है। हाउएवर जो मुझे आज पता चला है, अगर ये मुझे ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले पता होता तो क्या इसकी वजह से मुझे मेरी रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ता? अगर हां अमेंड करना पड़ता तो अभी मैनेजमेंट से मैटर डिस्कस करो, सोचो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, और उनसे पूछो क्या वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने को तैयार है या नहीं है, उनका इंटेंशन क्या है, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। इज 1 and 2 एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? इसके आगे जो मैं बोलता हूं फॉलो करना। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, 4 क्या होगा, मैं जो बोलता हूं वो अपने बुक में लिख देना। नोटबुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास में विद प्रॉपर नोट्स, इधर भी लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या करना है आपको, ये जो नोट है ना इससे रिलेटेड, ये देखो मैंने स्मार्टली इस इवेंट के नीचे नोट लिखा है। अगला इवेंट अगला अलग से आएगा, उसके लिए अलग से नोट दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली नोट का नाम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ के समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोलता है, ऑडिट प्रोसीजर्स, जब आपको फैक्ट पता चलता है, कब पता चलता है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद, बट बिफोर द FS इशू डेट। कहना इसे सेम ही, ये इवेंट चल रहा है उससे रिलेटेड ये नोट है, बराबर है कि नहीं है? जो बोलता हूं फॉलो करना। ये जो नोट के अंदर पॉइंट नंबर 1 है इसको लिखो पॉइंट नंबर 3। जो नोट के अंदर पॉइंट नंबर 1 है उसको लिखो पॉइंट नंबर 3। शॉर्टकट बताता हूं डायरेक्टली, लिखो पॉइंट नंबर 3। कैन यू सी पॉइंट नंबर 2, इसको लिखो पॉइंट नंबर 4। 1 will become your 3, 2 will become your 4, क्योंकि 1 and 2 पर ऑलरेडी हो चुका है। 1 and 2 is already done. Now we have to read point number 3 and 4. 3 में पहले क्या पढ़ोगे, सुनिए ढंग से। सर हमने मैनेजमेंट से पूछा बॉस मेरे को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, आप लोग क्या करने वाले हो। मैनेजमेंट से पूरे मैंने पूछा कि भाई आप अमेंडमेंट करोगे कि नहीं करोगे। उन्होंने बोला वी आर रेडी टू अमेंड द FS, वी आर रेडी टू अमेंड द FS। तो हम उनको बोलेंगे ओके बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करो, अमेंडेड FS हमें प्रोवाइड करो, अमेंडेड FS हमें प्रोवाइड करो। अब दिमाग लगाओ, FS को अगर अमेंड किया है तो मुझे क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। हाँ, जो अमेंडमेंट्स उसे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अमेंडेड FS ऑब्टेन करूंगा, उसके ऊपर एडिशनल प्रोसीजर लगाऊंगा, अमेंडमेंट्स को चेक करूंगा। चेक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, नई रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। पुरानी रिपोर्ट तो पुराने FS से रिलेटेड थी, अब अमेंडेड FS है तो अमेंडेड रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। या तो अमेंडेड रिपोर्ट बोल दो या नया रिपोर्ट बोल दो, प्रेफरेंस हमेशा क्या होता है, नया रिपोर्ट देना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, नया रिपोर्ट साइन करने से पहले ध्यान रखना, बोर्ड को बोलना क्या आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट किया है बराबर है कि नहीं है, आपने सिर्फ अमेंड करके मेरे को दिया है, आपने अप्रूव तो नहीं किया। अमेंडेड FS को पहले आप क्या करो, अप्रूव करो। बोर्ड अप्रूव करेगा, मैं रिपोर्ट को क्या करूंगा, साइन करूंगा। साइन तब तक नहीं करूंगा जब तक वो FS को क्या नहीं करते, अप्रूव नहीं करते। अमेंडेड FS बोर्ड से अप्रूवल मिलना चाहिए, TCWG का अप्रूवल मिलना चाहिए। जो भी कंपनी का प्रोसेस है नॉर्मली इट रिक्वायर्स बोर्ड अप्रूवल। बोर्ड ने अप्रूवल दिया, फिर आप ऑडिट रिपोर्ट क्या कर देना, साइन कर देना, खत्म हो गया। देखो जरा, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द FS, ढंग से पढ़ना, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द FS, ऑडिटर क्या करेगा, कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जो अमेंडमेंट को चेक करने के लिए नेसेसरी है। कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जो अमेंडमेंट को चेक करना नेसेसरी है। एंड क्या एक नया रिपोर्ट बना के दे देगा ऑन द अमेंडेड FS? यस, एंड ऑडिटर विल प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड FS। बट एक लाइन देखो, द न्यू ऑडिट रिपोर्ट, मार्क दिस वर्ड,
shall not be dated। नई रिपोर्ट को साइन तब तक मत करना जब तक अमेंडेड एफएस को क्या नहीं कर दिया जाता, अप्रूव। ऑब्वियसली पहले बोर्ड उसको अप्रूव करेगा अमेंडेड एफएस को, फिर मैं नई रिपोर्ट पे क्या करूंगा, साइन करूंगा। ड्राफ्ट कॉपी बना के दे दूंगा पर साइन तब तक नहीं करूंगा जब तक वो लोग अप्रूव नहीं करते। क्या आपको पॉइंट नंबर 3 समझ में आएगा? ये पूरी कहानी को एक सिंगल सा पैराग्राफ में लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए ऐसे, if management amends the financial statement, auditor should perform additional procedures to check the amendments, and after checking the amendments auditor may provide a new audit report on the amended FS, but the new audit report shall not be dated before the financial statements are not approved by the management or board or TCWG। जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम साइन नहीं करेंगे। क्या आपको पॉइंट नंबर 3 समझ में आया है? क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा है पर है बहुत ही सिंपल। इंटरमीडिएट लेवल पे अच्छा एरिया है जहां पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फाइनल पे अगेन अ वेरी कॉमन एरिया, मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा अगले 10 मिनट के बाद में, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 3 को रिवाइज कीजिए जल्दी से, फास्ट, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? कोई सरप्राइज ही नहीं है। इधर मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट किया, नंबर 4 में मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। इतनी सी बात होने वाली है। जो बोलता हूं वैसे पढ़ना, फालतू का बहुत सारा कहानी लिखा हुआ है उसको इग्नोर करने का है। क्या इग्नोर करने का है? ये पूरा लाइन का कोई टाइम पास नहीं है। दिमाग के इग्नोर, दिमाग के लगाना मत फालतू में। अभी तुम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च बाद में करना। देखो क्या बोलता है, व्हेन मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द एफएस, व्हेन मैनेजमेंट, कैसे पढ़ोगे, व्हेन मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द एफएस, जहां ऑडिटर को लगता है एफएस को अमेंड करना चाहिए। कहना इसे नंबर 3 में मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया था एफएस को, नंबर 4 में मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट करने से मना कर दिया। अब एग्जाम में देखो 2 ही क्वेश्चन पॉसिबल है। क्या होगा, इवेंट लिखेगा, पहले ढूंढना पड़ेगा ये कौन सा इवेंट है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट से पहले। फिर देखना पड़ेगा मैनेजमेंट अमेंडमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अमेंडमेंट कर रहा है तो क्वेश्चन किस पे आएगा, 1 2 3। 1 2 तो जनरल पॉइंट है, 1 2 इज अ जनरल पॉइंट। अमेंडमेंट किया तो लिखोगे 3rd, अमेंडमेंट नहीं किया तो क्या लिखोगे, 1 2 एंड 4। 3 एंड 4 दोनों साथ कैसे आएगा? या तो मैनेजमेंट अमेंड करेगा या अमेंड नहीं करेगा, दोनों चीज कैसे हो सकती है? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? तो आपको क्वेश्चन में ढंग से क्या देखना है, इवेंट कब हुआ, फिर मैनेजमेंट अमेंडमेंट किया है तो 1 2 3, अमेंडमेंट नहीं किया है तो 1 2 प्लस कौन सा वर्ड आ जाएगा, 4th। अब दिमाग लगाओ शांति से, मुझे लगता है एफएस को अमेंड करने की जरूरत है, मैनेजमेंट ने इसको अमेंड नहीं किया है, तो क्या करने का, सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट को बोलना चाहूंगा, अभी तक आपने यूजर्स को ये एफएस इशू नहीं किया ना, ये प्लीज किसी को इशू मत करना क्योंकि अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो पहले तो मैं मैनेजमेंट को बोलना चाहूंगा, आप क्लियरली यूजर्स को ये ओल्ड एफएस जो अमेंडेड नहीं है ये आप इशू मत करना। और अगर मान लो इसमें एक सिचुएशन हो सकती है, मैंने रिपोर्ट साइन किया, ये देखो बहुत ही कॉमेडी सिचुएशन है बीकॉम लेवल, रिपोर्ट साइन किया, साइन करके 11 जून को रेडी किया। अब क्या हो गया, रिपोर्ट साइन करने के बाद मेरे ऑफिस में पड़ा था, मैं ऑडिट साइन करने के बाद खुश हो गया, वेकेशन पे चले गया बीकॉम लेवल के लिए। वापस वेकेशन से आने के बाद पता चला सब्सिक्वेंट इवेंट हो चुका है, रिपोर्ट हुआ साइंड ऑन 11 जून। लेट्स से इवेंट का पता चला 15 तारीख को, पर रिपोर्ट अभी तक मेरे ऑफिस में पड़ी है, मैंने इसको फिजिकली हैंड ओवर क्लाइंट को नहीं किया। तो मुझे बताओ ये 11 जून वाली ओल्ड रिपोर्ट क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे क्या आप? काय को करोगे? कहना इसे डायरेक्टली इसके जगह क्या करना चाहिए, नया रिपोर्ट बनाना चाहिए। या तो उन्होंने अमेंडमेंट किया होता तो मैं वैसे भी नई रिपोर्ट बनाता, अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब भी पुरानी रिपोर्ट अभी इशू नहीं करूंगा। देखो सर, अगर ऑडिट रिपोर्ट अभी तक क्या नहीं हुई, ढंग से पढ़ना, इफ द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट येट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, सीधा मॉडिफाई करके नई रिपोर्ट ही दे दो, बात खत्म। मतलब पुरानी वाला रिपोर्ट दो ही मत, चुपचाप क्या कर दो, मॉडिफिकेशन दे दो। मॉडिफिकेशन क्यों आएगा, क्योंकि अमेंडमेंट करने की जरूरत है, एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर देना होगा, कंपनी ने एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर नहीं दिया होगा, सीधा मॉडिफिकेशन डालो रिपोर्ट में और रिपोर्ट दे दो। सर प्रॉब्लम क्या है, रियल लाइफ में नॉर्मली एक क्लाइंट होशियार है, जिस दिन साइन करोगे उस दिन रिपोर्ट लेके जाएगा। मतलब पॉइंट नंबर सिचुएशन बी आने वाला है। देखो, इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, पहले तो मैं मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बोलूंगा, क्या बोलूंगा, बॉस मेरी रिपोर्ट और तुम्हारा एफएस दोनों का दोनों, किसको इशू मत करना, यूजर को इशू मत करना। आई वॉन्ट टू टेल देम नॉट टू इशू द एफएस टू द थर्ड पार्टी जब तक आप नेसेसरी अमेंडमेंट नहीं कर लेते हो। मतलब सर नॉर्मल सिचुएशन रियल लाइफ में बी में ही होगा, मतलब पॉइंट नंबर बी क्रिटिकल है, ए टाइम पास था, बी इज क्रिटिकल। बी क्या बोलता, सुनना मेरा बात, सर अगर मैंने रिपोर्ट साइन करके दे दी है,
अभी तक यूजर को एफएस इशू नहीं हुआ है, उनको मैं क्या बोलूंगा, मेरी रिपोर्ट आपका एफएस, जब तक अमेंड नहीं हो जाता तब तक यूजर को इशू मत करना, आपके पास में कंट्रोल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास में, रिपोर्ट आपके पास में, बट डू नॉट इशू दिस टू द यूजर। ये मैंने मैनेजमेंट को क्लियरली बोलना चाहिए इन राइटिंग एंड इवन इन अ वर्बल कम्युनिकेशन। फिर भी अगर मान लो वो ये यूजर को इशू कर दे, क्या आपको कोई ना कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टिल इशूड विदाउट नेसेसरी अमेंडमेंट, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि उसकी रिपोर्ट पे कोई फ्यूचर में रिलाय ना करे। क्या आपको बात समझ में आया? इज नंबर बी क्लियर टू यू? सिर्फ नंबर बी पढ़ो, ए को सोचो ही मत, रीड ओनली बी। मतलब अमेंडमेंट करने का जरूरत था, मैनेजमेंट अमेंडमेंट नहीं किया, तो आप क्या करोगे? पॉइंट नंबर बी पढ़ो बस। ठीक है, फाइनल स्टूडेंट्स, आपकी बुक देखो जरा क्या बोलता है। फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट। पहला सेंटेंस है में क्या, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हावेवर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कुछ अगर ऐसा पता चलता है जो अगर पहले पता होता तो शायद रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ता, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो, सोचो अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और मैनेजमेंट से पूछो हाउ डू दे इंटेंड टू एड्रेस द मैटर। दो ही कहानी हो सकती है, या तो मैनेजमेंट एफएस को क्या कर देगा, अमेंड कर देगा, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा मेरे प्रोसीजर्स को और नई रिपोर्ट बना करके एडिशनल डेट डाल के प्रोवाइड कर दूंगा। या मैनेजमेंट अमेंड नहीं करेगा, अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है सीधा मॉडिफिकेशन दे दो, रिपोर्ट ऑलरेडी दे दी है तो उन्हें बोलो इसे थर्ड पार्टी को इशू मत करना, अगर फिर भी कर दे तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेना। इंटर वाला बच्चा सोच रहा है इतना शॉर्टकट मैं भी लिख सकता हूं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट देखो आपके मॉड्यूल में डिटेल में लिखा था तो पूरा पढ़ाना चाहिए। फाइनल में बहुत सारी चीजें होती ही नहीं है जो इंटर से रेफर करनी पड़ती है, इसीलिए उसका पार्ट एज अ समराइज लिखा हुआ है। बात समझा क्या? इज दिस क्लियर टू यू? मतलब सेम ही चीज एकदम शॉर्टकट में इस तरीके से लिखी जा सकती है, इसीलिए आपके नोटबुक में ऐसा ही लिखा हुआ है। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? हम कहां पर है? ऐसे 560 में पहला इवेंट क्या था? बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसमें क्या पढ़ना था? ऑडिट प्रोसीजर्स। वो वाला क्वेश्चन सबसे कॉमन है, पहले 560 में रिवाइज करोगे। फिर क्या रिवाइज करोगे? सर सेकंड कैटेगरी का इवेंट है जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद पता चला है बट अभी तक एफएस क्या नहीं हुआ है, इशू नहीं हुआ है। 4 पॉइंट दिमाग में रखना है, 1 2 कॉमन है, सीधा सीधा डायरेक्टली एज इट इज आएगा। थर्ड, अगर मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट किया तो क्या करेंगे, और अगर अमेंडमेंट नहीं किया तो क्या करेंगे। इज 1 2 3 4 क्लियर टू यू? आर यू एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद दिस? लुक एट अ क्वेश्चन फास्ट, जल्दी से क्वेश्चन देखिए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम में भी आया है। फाइनल स्टूडेंट्स आपके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा ही बेस क्वेश्चन नॉर्मली फाइनल में भी बनाया जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करते हैं उसमें। सी रश्मि इज द ऑडिटर ऑफ एबीसी, ईयर एंडिंग 31 मार्च। ऑडिट रिपोर्ट कब साइन हुआ है? 19 अप्रैल। वेरी प्रोएक्टिव। 31 मार्च वाला ऑडिट रिपोर्ट 19 अप्रैल को साइन कर दिया है। 25 अप्रैल, दिमाग लगाओ, 25 अप्रैल कब हो रहा है? 19 अप्रैल के बाद में है क्या? अरे क्या ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में कंपनी को एक कम्युनिकेशन मिला है? सेम क्वेश्चन है फाइनल में, सेंट्रल गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन मिला है क्या? 5 करोड़ का एक इंसेंटिव अमाउंट है लास्ट ईयर रिलेटेड, वो अप्रूव हो गया है। अगर कंपनी को ये पे कर दिया जाएगा, कब पे कर दिया जाएगा? अप्रैल से पहले पहले। वाह क्या अच्छी किस्मत है। 19 अप्रैल को आपने रिपोर्ट साइन किया, 25 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन दिया, और आप बोल रहे हो अगले 5 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा? कंपनी को पेमेंट भी कर देगा। क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है? यस। क्या ये ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में हो रहा है? यस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी वर नॉट येट इशू टू द शेयर होल्डर। क्या ना इसे क्लियर है? ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ इवेंट है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद बट एफएसआर अभी तक नॉट येट इशूड। द बोर्ड वांटेड कि इसको हम एफएस में इंक्लूड करें एंड उन्होंने ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया आप क्या दे दो, एक फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट दे दो, इस सिचुएशन को एनालाइज करो और आप बताइए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या ना इसे सेकंड कैटेगरी ऑफ इवेंट में निबंध लिखना है। और यह मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने को तैयार है क्या? हाँ, खुद सामने से बोल रहा है मैं अमेंडमेंट करने को तैयार हो। क्या ना इसे यहां पे 1 2 3 आना चाहिए कायदे से। देखो एज पर एस 560 ऑडिटर को नॉर्मली कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाउएवर 1 2 3 कैन आई से पॉइंट नंबर 1 इनटू सेम मैचिंग
Number 3, if management amends the FS, auditor shall carry out the audit procedures to check the amendments. Further extend करके देखना चाहिए क्या नई रिपोर्ट देने की जरूरत है, अगर हाँ तो नई रिपोर्ट दे देना, बट नई रिपोर्ट को तब तक डेट मत डालना जब तक नया वाला अमेंडेड FS क्या नहीं हो जाता, अप्रूव नहीं हो जाता। 1 2 3 सेम है क्या, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड लिख दिया। अब गिवन केस में, इन द गिवन केस 5 करोड़ रुपए आपको अप्रूवल मिल गया इससे रिलेटेड आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट भी साइन हो गया, बट अभी तक एफएस क्या नहीं हुआ है, इशू नहीं हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अमेंडमेंट करना चाहते हैं और वो आपसे चाहते हैं कि आप नई रिपोर्ट इशू करो, कहना है तो फैक्ट ऑफ द केस है। पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है क्वेश्चन से। कंक्लूजन, आफ्टर अप्लाइंग द अबव कंडीशन कैन आई इशू अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, यस, बट ध्यान रखना नई रिपोर्ट इशू करने से पहले अमेंडेड एफएस क्या होने चाहिए, अप्रूवल होने चाहिए थे 5 में से 5। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? समझा क्या? ठीक है, आगे बढ़ेगा डायरेक्टली। ठीक लग रहा है कि आपको अभी तक पक्का? कैन आई गो टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ इवेंट? लेट्स गो टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ इवेंट। ये पॉइंट नंबर 3 को इग्नोर करो, घबराओ मत, आप लास्ट में देखेंगे इसको। कम टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ इवेंट। थर्ड कैटेगरी ऑफ इवेंट क्या बोलता है, जल्दी से सुनिएगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमको पता चलते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें पता चलते हैं कब, आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। प्लीज दिमाग लगाना, एफएस इशूड का मतलब क्या है? अब ये इंफॉर्मेशन यूजर्स तक जा चुकी है। अब यूजर मतलब शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं। आपको यूजर्स ऑफ एफएस का डेफिनेशन पता है, इट कैन बी माय शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, इट कैन बी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे यूजर्स हैं। आपके यूजर तक इंफॉर्मेशन चले जाने का मतलब क्या है, एफएसआर इशूड। कोई एक फिक्स डेट नहीं होती है किस दिन आप एफएस इशू करोगे। कंपनी टू कंपनी गेम बदलते रहता है। जैसे लिस्टेड कंपनी है, बोर्ड का मीटिंग होता है, बोर्ड का अप्रूवल होता है, नॉर्मली उसी मीटिंग के एंड में ये इंफॉर्मेशन एनएससी बीएससी को भेज दिया जाता है। एनएससी बीएससी को भेज दिया मतलब पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। मतलब कहना इसे, यूजर को जिस दिन एफएस इशू कर दिया वो डेट क्या कहलाएगा, एफएस इशू डेट। कहना इसे, इस बार ये इवेंट कब हो रहा है, एफएस इशू डेट होने के बाद। एक दिमाग लगाना, मतलब आपका एफएस रेडी था, ऑडिट हो चुका है, ऑडिटेड एफएस एंड ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ यूजर तक जा चुका है, पब्लिक को ऑलरेडी सब पता है। इसके बाद में अगर कोई इवेंट होता है, वो ये थर्ड कैटेगरी है। एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, रियल लाइफ के अंदर सिचुएशन भी एकदम रेयर है। पहले बात तो नंबर 1 और 2 एकदम सेम है क्या, चेक करो जल्दी से। सर अगर एफएस इशू हो चुका है, मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर। हावेवर सेम कहानी, अगर एक फैक्ट मुझे आज जो पता चलता है, अगर ये मुझे ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले पता होता तो इसकी वजह से क्या मेरी रिपोर्ट बदल जाती? अगर हाँ तो ये मैटर डिस्कस करूंगा, सोचूंगा अमेंडमेंट की जरूरत है और मैनेजमेंट से पूछूंगा उनका इंटेंशन क्या है। कहना इसे 1 और 2 इज एब्सोल्युटली सेम, देयर इज नो चेंज एट ऑल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछोगे उधर का 1 2 इधर का 1 2, कोई डाउट वाला बात नहीं है। इसलिए अगर इवेंट आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाए, तुक्के में भी लिखोगे तो भी 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। ऐसा करना नहीं है अपने को जिंदगी में, आप पे थोड़ा दिमाग होना चाहिए, आपने इतनी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप रिवीजन सेशन में भी 1.5 आवर डिवोट कर रहे हो तो मतलब आप थोड़ा सुन तो रहे हो, ऐसी गलती आप नहीं कर सकते, ये मेरा असम्पशन है। इस 1 और 2 क्लियर टू यू। अब वापस सेम कहानी है, नोट में आ जाओ। ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसको बनाओ पॉइंट नंबर 3, 1 को बनाओ 3, 2 को बनाओ 4। सेम कहानी होगी क्या, या तो मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने को तैयार है एफएस, या वो अमेंडमेंट करने को तैयार नहीं है। सिंपल सी बात है। सोचो अगर मैनेजमेंट एफएस को अमेंड करने को तैयार है, क्या मुझे अमेंडमेंट को चेक भी करना पड़ेगा? हाँ। उसके हिसाब से नया रिपोर्ट देना पड़ेगा? हाँ। सेम चीजें हैं सर। इफ मैनेजमेंट इज रेडी टू अमेंड, मैं अमेंडेड एफएस को चेक करूंगा, उसके बाद नई रिपोर्ट बना के दूंगा और नई रिपोर्ट तब तक साइन नहीं करूंगा जब तक अमेंडेड एफएस क्या नहीं हो जाता है, अप्रूवल नहीं हो जाता। सर इसमें अलग क्या है, एक लाइन अलग है, सुनना। अब ये यूजर्स को ऑलरेडी एफएस इशूड है, यूजर को ऑलरेडी एफएस क्या है, इशूड है। मैं मैनेजमेंट को ये बोलना चाहूंगा, तुमने सही एक्शन लेना है, यूजर्स को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि पुराने एफएस पे रिलाय नहीं करना है, क्योंकि अभी ना पुराना एफएस उनके पास अवेलेबल है, तो उन्हें बोलना पड़ेगा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, इस वजह से ओल्ड एफएस पे रिलाय मत करो, अमेंडेड एफएस, अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। ऐसा स्टेप्स मैनेजमेंट ने लेना चाहिए ताकि यूजर को सही में पता चले कि कोई अमेंडेड एफएस आने वाला है। सेकंड केस में क्या था, यूजर तक बात पहुंची नहीं थी, तो उस यूजर को कुछ कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इस केस में यूजर को ऑलरेडी पता है, उनके पास ओल्ड एफएस है, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए ना कि ओल्ड एफएस पे रिलाय नहीं करना है। तो एक ही स्टेप ऐड होगा, ढंग से पढ़ना। देखो, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द एफएस, विल आई कैरी आउट द प्रोसीजर टू चेक द अमेंडमेंट्स? यस। पॉइंट नंबर बी को सर्कल कर लो, ये रिव्यू करना मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है टू एंश्योर दैट जिसको
प्रीवियस वाला एफएस इशू किया गया है उसको इस सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। किस सिचुएशन के बारे में? सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, कि ऐसा इवेंट है इस वजह से ओल्ड एफएस क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। पॉइंट नंबर बी ही सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम है। बाकी क्या करना पड़ेगा? वही नई रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी, और नई रिपोर्ट तब तक साइन मत करना जब तक नया वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं हो जाता, अप्रूवल नहीं। मतलब पूरा कहानी सेम है, सिर्फ अलग पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर बी। वो भी क्यों अलग है? दिमाग लगाओ ना, अगली बार याद करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और सेकंड इवेंट में एफएस इशू ही नहीं हुआ है, तो एफएस जब इशू ही नहीं हुआ है तो ओल्ड एफएस किस किस के बीच में? कंपनी के मैनेजमेंट, बोर्ड और ऑडिटर के बीच में। यूजर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है अभी तक। थर्ड वाले में यूजर को ऑलरेडी एफएस इशू हो गया है, तो उसे भी तो बताना पड़ेगा ना कि सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया है, हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें इंटीमेशन तो देना पड़ेगा ना। प्रॉपर एक ईमेल तो जाना चाहिए, पब्लिक नोटिस तो जाना चाहिए इस इवेंट के बाद में पुराना एफएस रिलायबल नहीं है, पुरानी रिपोर्ट रिलायबल नहीं है, अमेंडेड एफएस आएगा, अमेंडेड रिपोर्ट आएगा। ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट ने निभानी चाहिए या ऑडिटर ने चेक करनी चाहिए। रीड पॉइंट नंबर 1, दैट विल बिकम पॉइंट नंबर 3। ढंग से पढ़िए। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? फटाफट से। ठीक है, नंबर 4 में क्या होने वाला आपको ऑलरेडी मालूम है क्या? मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने वाला नहीं है। अब देखो यहां पे एक चीज को ऐड कर देना, सेम कहानी है। सर अमेंडमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने को तैयार नहीं है, एंड मैनेजमेंट जब अमेंडमेंट नहीं करेगा तो पक्का से वो यूजर को ये भी नहीं बोलेगा कि पुराना वाला एफएस रिलायबल नहीं है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने वाला होगा तो यूजर को सामने से बोलेगा ना, डोंट रिलाई ऑन द ओल्ड वन, वी आर सेंडिंग द अमेंडेड। जब मैनेजमेंट का इंटेंशन होगा नॉट टू अमेंड, तो वो ये भी स्टेप्स नहीं लेगा कि यूजर्स को बताए कि पुराना वाला एफएस क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो सर दो चीज का कॉम्बिनेशन होगा। ऑडिटर को लगता है अमेंडमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट अमेंडमेंट नहीं कर रहा, इसीलिए मैनेजमेंट यूजर को यह भी नहीं बता रहा कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद में ओल्ड एफएस क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो मैं एक बार उनको वापस से पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगा, या तो आप यूजर्स को बता दो कि बॉस ओल्ड वाले एफएस क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है, और आप अमेंडमेंट करके यूजर को प्रोवाइड कर दो। अगर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी बात अभी तक नहीं मानता है और फिर भी यूजर को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो क्या मुझे एज अ ऑडिटर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा कि मैं यूजर्स को बताऊं कि ओल्ड एफएस एंड ओल्ड रिपोर्ट इज नॉट रिलायबल, एंड मैं यहां से आगे अपनी रिपोर्ट पे चाहता हूं कि आप लोग रिलाई ना करें, क्योंकि मैनेजमेंट क्या नहीं कर रहा है, अमेंडमेंट नहीं कर रहा है। तो देखो, इफ मैनेजमेंट डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स, कि जिनको ऑलरेडी प्रीवियस वाला एफएस गया है ना, उन्हें इसके बारे में बताया जाए, मतलब वो सही स्टेप्स नहीं ले रहा है, एंड वो अमेंड भी नहीं कर रहा है एफएस को जहां ऑडिटर को लगता है अमेंडमेंट हो जाना चाहिए। रीड नंबर 2, मैनेजमेंट ना तो नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है, ना एफएस को अमेंड कर रहा है जहां ऑडिटर को लगता है अमेंडमेंट हो जाना चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा? एक बार फिर से मैनेजमेंट को बोलेगा, प्लीज आप ऑडिट रिपोर्ट पे फ्यूचर पे रिलाई ना करें, इसके लिए एक तरीके से यूजर को नोटिफाई करो। अगर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी अभी भी कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं तो मार्क दिस लाइन, ऑडिटर को क्या लेना पड़ेगा? अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये चीज ना फाइनल लेवल के लिए बहुत रेलेवेंट है, फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरमीडिएट लेवल मेरे को ऑनेस्टली अभी तक नहीं लगता है यहां तक पहुंचेंगे, बिकॉज एफएस इशू डेट का डेफिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा आपको इंटरमीडिएट में, उसके बाद की कहानी तो बहुत दूर की बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इंटर लेवल बहुत ज्यादा हो गया, नंबर 3, फोर्थ विल बी वे टू मच एट अ इंटरमीडिएट लेवल। एट अ फाइनल लेवल बोथ पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली रेलेवेंट। या तो मैनेजमेंट एफएस को अमेंड कर रहा होगा, नेसेसरी स्टेप्स ले रहा होगा, दोनों चेक करो, नई रिपोर्ट बना के दो, या तो न तो नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है, नहीं अमेंडमेंट कर रहा है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक बार पोलाइटली रिक्वेस्ट कर दो कि भाई या तो आप मैनेजमेंट हो, यूजर को इन्फॉर्म कर दो फटाफट से कि भाई पुराने वाले एफएस पे रिलाई मत करो। आप नहीं लेते हो तो मेरे को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? वापस से, इवेंट नंबर 2 भी हो गया, इवेंट नंबर 3 भी हो गया। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट, सेकंड कैटेगरी ऑफ इवेंट, थर्ड कैटेगरी ऑफ इवेंट। अगली बार पढ़ाई करते हो कैसे पढ़ोगे? वापस से आओ जल्दी से। इंटरमीडिएट लेवल सबसे पहले क्या पढ़ोगे? एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग, एएस लेवल पहले पढ़ोगे। एग्जांपल हो सकता है इतनी कहानी के बाद में आईसीआई आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे। इट विल बी वेरी सैड बट दे कैन आस्क, एंड दे हैव आस्क्ड, आई एम टेलिंग यू इन एग्जाम आल्सो, इधर से ही क्वेश्चन पूछा, ये भी आपको बोलता हूं। ये देखो, ये देखो,
560. XYZ finalized the financial statement for year ending 31st March 2025. The audit is in progress and auditor is expected कि रिपोर्ट कब इश्यू करेंगे? जुलाई में. ऑडिट चल रहा है. On 10th April, a major debtor, first case है ये, was declared insolvent and the company realized that amount due as on 31st March recover होने वाला नहीं है. कब पता चला? 10 अप्रैल को. कहना इसे 31st मार्च के बाद में, हाँ ऐसा लग रहा है क्या? डेटर से पैसा रिसीवेबल था, 10 तारीख को लगता है पैसा आने वाला नहीं है. पहला इवेंट हो गया. इन द मंथ ऑफ मे मैनेजमेंट ऑल्सो इनिशिएटेड डिस्कशन विद अ पॉसिबल मर्जर विद अनदर कंपनी. इवेंट नंबर 2, ये पॉसिबल मर्जर वाला इवेंट है. कहना इसे एक वहां से पूछ लिया, एक समझा क्या? तो एक कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग इवेंट. दूसरा क्या है? नॉन एडजस्टिंग. यही क्वेश्चन है. ऑडिटर कंसिडर करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है इनटू 2 टाइप्स. एक्सप्लेन, कैसे क्लासिफाई करोगे और कैसे डील करोगे. कुछ नहीं, ये 2 टाइप की इवेंट होते बताना पड़ेगा. जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, इसकी कंडीशन अरोज करती है आफ्टर 31st मार्च. ये इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये एडजस्टिंग है, ये प्रॉपर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. ये क्वेश्चन है एकदम टाइम पास. 2 टाइप के इवेंट होते हैं. मेरे को डिटेल में प्रोसीजर लगाना चाहिए. पहले वाले केस में क्या करोगे? दिस इवेंट क्लियरली टेल्स मी कि पैसा रिकवर होने वाला नहीं है, इसका क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट. कौन सा वाला केस है ये? डेटर वाला. प्लान्ड मर्जर क्लियरली क्या है? कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट. तो मेरे को क्या देखना है? अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट या प्रॉपर डिस्क्लोजर हो जाना चाहिए. अब ऐसे क्वेश्चंस बनाए हुए, एक आध प्रैक्टिस कर लोगे, अगली बार कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ने वाला है? यू कांट गो रॉन्ग. ओके. इंटरमीडिएट लेवल पहले क्या रिवाइज करोगे? ये रिवाइज करोगे. फाइनल लेवल ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, फाइनल में पहुंच चुके हो आप लोग ऑलरेडी. सीधा आप क्या पढ़ोगे? 3 कैटेगरी ऑफ इवेंट. अब आएगा ऐसे 560 में. पहला इवेंट कब है? बिटवीन द एफएस डेट एंड द ऑडिट रिपोर्ट डेट. दूसरा वाला आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर एफएस इशू डेट. तीसरा वाला आफ्टर एफएस इशू डेट. तीनों का नाम पढ़ोगे पहले, फिर सीधा कहां पे आओगे? फर्स्ट इवेंट के अंदर. फर्स्ट इवेंट में क्या पढ़ना है? प्रोसीजर. प्रोसीजर में पहला पॉइंट क्या बोला है? ऐसा प्रोसीजर लगाना कि ये इवेंट्स आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए. प्रोसीजर क्या है? नंबर 3 में लिख के दिया है, ABCD. समझा क्या? ये इवेंट मिलने के बाद में चेक करो क्या बराबर से एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर हुआ है, मतलब इनको बराबर से रिफ्लेक्ट किया इन द एफएस. इज द प्रोसीजर पार्ट क्लियर टू यू? सीधा हो गया सेकंड कैटेगरी ऑफ इवेंट में. उसमें क्या चेक करोगे? नंबर 1, सर ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. बट अगर पहले पता होता तो रिपोर्ट को बदलाव आ जाता, तो क्या ये मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए? हाँ. क्या अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है? हाँ. मैनेजमेंट से पूछो वो कैसे इसको एड्रेस करने वाले हैं. फिर कहानी में क्वेश्चन क्या आएगा? या तो मैनेजमेंट अमेंडमेंट किया है या अमेंडमेंट नहीं किया है. अमेंडमेंट किया है तो चेक करो, नया रिपोर्ट बना के दो. नया रिपोर्ट तब तक साइन मत करना जब तक वो लोग अमेंडेड एफएस क्या नहीं करते? अप्रूव नहीं करते. सर अगर वो अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनसे पूछो क्यों अमेंडमेंट नहीं कर रहे, समझाने का ट्राई करो. नहीं मानते हैं तो सर पुरानी रिपोर्ट अभी तक साइन करके रखी थी, दी नहीं है तो दो ही मत, डायरेक्टली नई रिपोर्ट दे दो. या सर चुपचाप पुरानी वाली रिपोर्ट रिलायबल नहीं है, ये मैनेजमेंट को बताओ. वो अगर फिर भी यूजर को इश्यू कर देता है, अप्रोप्रिएट एक्शन लो ताकि कोई आपकी रिपोर्ट पे रिलाय ना करे. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? फिर आता है थर्ड इवेंट. सेम 1 and 2 विल बी नो चेंज. इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, यूजर तक एफएस जा चुका है तो उन्हें सही से बताना चाहिए कि पुराना एफएस क्या नहीं है? रिलायबल नहीं है. इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो आपको मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स लगना चाहिए. आर यू कंफर्टेबल विद दीज पॉइंट्स? सबसे लास्ट में एक पॉइंट है, कैन यू सी हेडिंग कॉल्ड एज रिटन रिप्रेजेंटेशन. ऊपर लिखिए ऐसे 580. अगला रिवीजन 580 का ही करेंगे, घबराइए मत. WR क्या बोलता है? मैनेजमेंट से एक खत लेना होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. उस लेटर में बहुत सारे मैटर्स आएंगे. एक मैटर सब्सिक्वेंट इवेंट रिलेटेड होता है. क्या लिखा जाएगा? मैनेजमेंट से MRL में हम लिखवा के लेते हैं क्या? एक सेंटेंस लिखवा के लेते हैं कि बॉस जो जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है मैनेजमेंट को जिनके बारे में पता है वो सब मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बताए हैं जिनका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर करने की जरूरत है. देखो MRL में ऐसा मैटर लिखा जाता है, ऑल इवेंट्स टू द डेट ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ एफएस अप टू द डेट ऑफ एफएस फॉर विच एप्लीकेबल एएस चाहता है एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर करना चाहिए, वो सब ऑडिटर को डिस्क्लोज किया गया है, बताया गया है. ऐसा MRL में मैनेजमेंट लिख के देगा. मतलब मेरे को 580 लेने का है, MRL लेने का है, मैनेजमेंट से लिखवा के लेने का है जो जो इवेंट 31 मार्च के बाद हुए हैं टिल द डेट ऑफ माई ऑडिट रिपोर्ट. क्योंकि MRL कब लेते हो? ऑडिट रिपोर्ट डेट के करीब. MRL कब लेते हो? ऑडिट रिपोर्ट डेट के करीब. उस दिन तक का सारा सब्सिक्वेंट इवेंट जो जो आपको पता है उसका एडजस्टमेंट हुआ है, डिस्क्लोजर हुआ है और वो आपने ऑडिटर को बराबर से बताया है. ऐसा मैनेजमेंट से लिखवा के MRL ले लेना चाहिए. एकदम जनरल सा सेंटेंस है, नथिंग क्रेजी, नॉट लाइक अ 5 मार्क क्वेश्चन. इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट. मेरे को MCQ के लिए पता होना चाहिए. एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जल्दी से. देखो क्या बोलता है. ऑडिटर विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट एंड TCWG कि आप मुझे क्या दे दें? WR दे दें. क्या लिखा होना चाहिए? ये लाइन लिखी होनी चाहिए. ऑल इवेंट्स अकरिंग
subsequent to the date of FS for which FRS requires adjustment और disclosure, उनको बराबर से adjust या disclose किया है, ये सब कुछ मैनेजमेंट से लिखवा के MRL में ले लीजिए. Are you comfortable with this? देखो टेक्निकली इतना पार्ट अगर आपको आता है, you are sorted. There is one paragraph जो ये पॉइंट नंबर 3 है. There is point number 3 in both the sides. I will try to explain this, but उसके पहले मैं कुछ फाइनल के क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं. फाइनल के क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद में एंड में ये पैराग्राफ मैं एक्सप्लेन करूंगा. उस पैराग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको समझाता हूं. एक बार ट्राई करूंगा, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. अभी के लिए सम क्वेश्चंस स्पेसिफिकली ओनली फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स. इंटर स्टूडेंट्स आपके लिए लेक्चर यहीं से कट होगा. कट होने के बाद में लास्ट पार्ट ऐड कर दिया जाएगा. 10 मिनट लेट मी डिस्कस प्योरली फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एक लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट एक्सप्लेन करके क्लोज करता हूं जल्दी से. दिस डिस्कशन ऑफ लास्ट पैराग्राफ इज कॉमन फॉर बोथ इंटर एंड फाइनल. सुन लीजिएगा, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज. ये पैराग्राफ क्या बोलता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, सुनना शांति से. ये पैराग्राफ बोलता है अगर मान लीजिए आपके कंट्री में लॉ एप्लीकेबल एफआरएफ अलाउ करता है. लॉ एप्लीकेबल एफआरएफ क्या करता है, अलाउ मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है. क्या रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आप ना जब अमेंडमेंट कर रहे हो एफएस में, यू कैन अमेंड द एफएस ओनली फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट. मान लो 2 ही इवेंट है, अभी जो कोर्ट वाला केस था जो हमने डिस्कसिंग के एग्जांपल में 2 इवेंट है, सिर्फ उतना ही अमेंडमेंट कर रहे हैं, पूरा एफएस को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है. हमारा एफआरएफ अलाउ करता है कि आप जब एफएस को अमेंड करो, डोंट अमेंड द एंटायर एफएस, ओनली अमेंड रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट्स. तो मैनेजमेंट को अगर लॉ या एफआरएफ अलाउ कर रहा है कि तुम पूरे एफएस में पूरा एफएस चेंज करने के बजाय सिर्फ वो जो सब्सिक्वेंट इवेंट है उतना अमेंडमेंट लेके आओ, और बोर्ड को अलाउ करता है तुम उतना अमेंडेड एफएस अप्रूव कर दो, तो ऑडिटर को भी परमिशन होना चाहिए ना. तुम भी बस सब्सिक्वेंट इवेंट को चेक करो और सब्सिक्वेंट इवेंट चेक करके क्या दे दो, अमेंडेड रिपोर्ट दे दो. मतलब सुनना, एफएस पुराना है, अमेंडेड एफएस बन रहा है, इसमें सब सेम है, सिर्फ मान लो 2 एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है. क्या है, 2 एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट रिलेटेड, और कुछ भी नया नहीं है. मतलब नॉर्मल एफएस, अमेंडेड एफएस, ओनली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट इवेंट. ये एएस इंडेस क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है. तो कहना इसे अमेंडेड एफएस को ऐसा कैसा अप्रूवल देना भी अलाउड है. जब बनाना अलाउड है तो अप्रूवल भी अलाउड होगा. मतलब सिंपल सी चीज है, कुछ देशों में अलाउड नहीं होता है. इन इंडिया देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन. अगर रिस्ट्रिक्शन होता है ना तो एएस में लिखा जाता है कि ये परमिटेड नहीं है. इफ इट इज नॉट रिटन तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपके कंट्री में एएस या इंडेस मतलब एप्लीकेबल एफआरएफ या लॉ अलाउ करता है, अमेंडमेंट लेके आओ ओनली रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट, तो अप्रूवल भी जा सकता है एफएस का ओनली रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में क्या बोलेंगे, पुराना एफएस जो अप्रूव किया था, अमेंडेड एफएस में सिर्फ 2 चेंजेस है, उसके अलावा बाकी सब सेम है, इस 2 चेंजेस को हम अप्रूव करते हैं. तो ऑडिटर में नई रिपोर्ट देगा, और नई रिपोर्ट में क्या देगा, सिर्फ जो 2 अमेंडमेंट है उसको ही चेक करके नई रिपोर्ट देगा. डोंट यू थिंक ऑडिटर को बोलना पड़ेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ये नई रिपोर्ट जो है ना पूरा फिर से ऑडिट नहीं किया है, हमने भी क्या चेक किया है, 2 अमेंडमेंट को चेक किया है, उससे रिलेटेड हमारा ये नया रिपोर्ट है. कहना इसे ये पैराग्राफ बोलता है अगर ये परमिटेड है तो सिर्फ अमेंडमेंट बनाया जाएगा, सिर्फ अमेंडेड को अप्रूव किया जाएगा, और सिर्फ अमेंडेड एफएस के ऊपर क्या दिया जाएगा, अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दिया जाएगा. ये तीनों चीजें परमिटेड मानी जाएगी अगर आपके कंट्री में एएस इंडेस या लॉ इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है. वही कहानी है. तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट में ईओएम या ओएम में, आई रिपीट, अपने रिपोर्ट में ईओएम या ओएम में बोलना पड़ेगा दैट द अमेंडमेंट इज रिलेटेड ओनली फॉर 2 सब्सिक्वेंट इवेंट्स. वी हैव नॉट चेक्ड द एंटायर एफएस, वी हैव चेक्ड ओनली द 2 सब्सिक्वेंट इवेंट रिलेटेड अमेंडमेंट्स, और हमारी रिपोर्ट भी उससे रिलेटेड है. देखो सर, when ढंग से पढ़ना 1 मिनट के लिए, एक ही बार पढ़ना. when law or regulation does not prohibit, मतलब वो क्या करता है, अलाउ करता है. किसको, मैनेजमेंट को, कि आप अमेंडमेंट लेके आओ ओनली फॉर द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स. मतलब लॉ या रेगुलेशन या एप्लीकेबल एफआरएफ प्रोहिबिट नहीं करता है, मतलब अलाउ करता है कि आप एफएस को अमेंड कर सकते हो ओनली फॉर द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट. एंड दोज रेस्पॉन्सिबल मतलब हु आर रेस्पॉन्सिबल, POD is responsible for approving the FS. आपको भी प्रोहिबिट नहीं किया है कि आप अपने अप्रूवल को क्या करो, रेस्ट्रिक्ट करो ओनली फॉर अमेंडमेंट. मतलब पूरा एफएस नहीं बनाएंगे यार, एफएस में 2 अमेंडमेंट है, उतना ही अमेंडमेंट आएगा, उतना ही अप्रूवल आएगा. तो उस केस में ऑडिटर को भी परमिट कर देंगे. क्या कर देंगे, ऑडिटर को भी परमिट, कि आप भी अपना प्रोसीजर सिर्फ किस पे लगाना, सब्सिक्वेंट इवेंट पे ही लगाना. मतलब पूरा एफएस वापस से ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. मतलब
दो ही सब्सिक्वेंट इवेंट का अमेंडमेंट आया, उसका ही अप्रूवल आया, उसका ही ऑडिट हुआ, तो अपनी रिपोर्ट में या तो एक नई रिपोर्ट दे देना या एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को अमेंड करके क्या कर देना, ईओएम इंक्लूड कर देना या ओएम इंक्लूड कर देना, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। पर वहां लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, दैट मेरे जो प्रोसीजर्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं ओनली टू द अमेंडमेंट, इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर एंटायर एफएस। जितना एफएस में अमेंडमेंट है हमने उतना ही चेकिंग किया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए रिपोर्ट पूरे के पूरे एफएस पे वापस बना के दी है। अगर अमेंडमेंट दो मैटर रिलेटेड है तो ऑडिट प्रोसीजर भी दो मैटर रिलेटेड है। ये मैटर मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा मेरे यूजर्स को नई रिपोर्ट में, कहां पर, ईओएम या ओएम में। सिंगल लाइन में अगर आप मुझे पूछोगे, हमारे इधर एप्लीकेबल एफआरएफ लॉ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, मतलब क्या करता है, अलाउ करता है। तुम एफएस को अमेंड करो ओनली फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट, अप्रूव करो ओनली फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट, तो ऑडिटर कैन आल्सो चेक ओनली सब्सिक्वेंट इवेंट्स। उतना चेकिंग करो, रिपोर्ट में लिख देना ईओएम ओएम के अंदर कि हमारा प्रोसीजर इससे रिलेटेड था, बाकी चीजों के लिए हमारा प्रोसीजर रिलेटेड नहीं है। वो हमने पहले जो ऑडिट किया था उसके लिए पुरानी रिपोर्ट दी हुई है। बात समझ में आया है क्या? ये एक पैराग्राफ अगर आप रीड कर लो तो बढ़िया है। इवन एट अ फाइनल लेवल टिल डेट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड, आपको डरने का जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हो गया तो पता होना चाहिए ये मैटर कहां आ सकता है, यूएम या ओम, दोनों में से कहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कम्युनिकेशन कैसे करना है। नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोज होगा तो ईओम में आएगा, नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं होगा फिर भी कम्युनिकेट करना है आपको तो अदर मैटर में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन एसए 560। फाइनल के अंदर भी एग्जैक्टली इतना ही डिस्कशन है और कुछ भी नया नहीं है। फाइनल कंसेंसस में भी सेम पूरा उतना ही लिखा हुआ है और डिस्कशन खत्म हो गया है। इससे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हमने कर लिया है फ्रॉम इंटर एज वेल एज फाइनल। कुछ स्टैंडर्ड्स एब्सोल्युटली कॉमन है, सिर्फ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं, इसीलिए कुछ कॉमन डिस्कशन नए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सिर्फ रेलेवेंट पार्ट उतना एडिटिंग करेंगे जितना मुझे लगता है इंटर के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो फाइनल वाले क्वेश्चंस को कट कर देंगे और फाइनल वालों के लिए वैसे भी सब रेलेवेंट रहने वाला, तो मैं कुछ कट नहीं करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।